आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्ते। आज तक रेडियो है ये, और लीजिए फिर से आ गए हैं तीन तिलंगे। शुरू हो गया है अपना वीकली पॉडकास्ट तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। तो मित्रों, साथियों, सहयोगियों और बाबा और ताऊ के लिए एक सूचना है कि कुलदीप सरदार सीख गए हैं गाड़ी चलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आएगी मजा। अब तो आओ। वो ना ये आएगी मजा में जो आनंद है ना, वो आएगा मजा में नहीं है ना? बड़ी मजा आ रही है। मजा और गुस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोनों को वहां स्त्रीलिंग रखा गया। हमको बहुत तेज गुस्सा लगी। तो वो अपती आओ वाला जो है ना, एक में कह अपती आओ। हाँ। वो ना एक किस्सा ये है कि कानपुर में एक भैया थे हमारे, डब्लू भैया, पड़ोस में रहते थे। और वो नहीं होते, थोड़े से लड़कों के साथ खेलते हैं, उम्रदराज एक भैया होते हैं। हाँ। अपनी उंगली पर वो बैंडेड लगा के आते हैं कि वो उससे जो है स्पिन होती बॉल। और कैच वो कभी पकड़ नहीं पाते थे। जो कैच आया आसमान में पकड़ने की कोशिश की, छूट गया। कोई नहीं, कैच आने पे हमेशा साथ वाले को आवाज देते थे, कोशिश करते थे, ऐसा नहीं छूट जाए तो कहते थे कि कोई कहे उनको, भैया भैया एकदम हलवा कैच छोड़ दिए, तो कहते थे कोई बात नहीं, ऐसे आस्तीने चढ़ाते थे ऐसे, फिर कहते अपती आओ, अपती देख लेंगे। तो ये है, मतलब वो दिन नहीं आया जब डब्लू भैया ने वो कैच पकड़ के दिखाया हो। कुछ दिनों का इंतजार, कुछ पलों का इंतजार ऐसे ही बीत जाता है। जैसे कि इंतजार हो रहा है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, जैसे कि इंतजार हो रहा है कि पहाड़ों पर पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार भी था, किसान आंदोलन पर एक लंबी बातचीत वो करें। वो राज्यसभा में काफी देर बोले भी, पर ये इंतजार अभी जारी है कि सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बने और अरसे से जो ये रस्साकशी चल रही है ये खत्म हो बातचीत के जरिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऊपर से विदेश से भी आवाजें उठ रही हैं किसान आंदोलन के पक्ष में। तो इस पर थोड़ी बात करेंगे कि ये लोकल मुद्दों पर ग्लोबल वॉइसेस किसी को अनकंफर्टेबल क्यों करती हैं, और क्या वाकई विदेश से अगर आवाजें उठती हैं तो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में भी और वैसे भी कि क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा, प्रोपेगेंडा हो सकता है। पहाड़ों का जिक्र किया तो पहाड़ों के जीवन पर और वहां की समस्याओं पर बात करेंगे। चमोली में जो ग्लेशियर फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बरक्स, समय रहा अगर तो डेमोक्रेसी इंडेक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत उसमें 2 पायदान फिसल गया है। तो ये कोई कैसे तय करता है कि कहाँ का लोकतंत्र मजबूत है और कहाँ का कमजोर हो रहा है, कैसे लेना चाहिए इस तरह के इंडेक्सेस को। बहुत लोग कहते हैं कि ये चोंचलेबाजी है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये रेफरेंस पॉइंट बनता है। मजेदार बिजार स्टोरीज भी हैं। जैकिया और जूली की अपार सफलता के बाद वैसे ही मानक, वैसे ही रोचक कहानियां और उस पर बाबा और ताऊ की चौचक टिप्पणियां बिजार स्टोरीज में सुनेंगे। और हमारे 2 लिसनर्स के सवाल हैं। एक तो अभिषेक वत्स का ही सवाल बच गया था, इंग्लैंड से उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी कि एक सवाल पे हमने पान वाले पे चर्चा कर ली थी लास्ट एपिसोड में। इस बार ये सवाल लेंगे कि हमारे यहाँ शादी ब्याह को इतनी तरजीह क्यों दी जाती है। और एक और चिट्ठी आई है राजस्थान के जोधपुर से धर्मशाह धर्मा जी की। उन्होंने भी 2 मजेदार सवाल पूछे हैं। एक तो ये कि मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी यहीं के लोग व्यापार में ज्यादा सफल क्यों होते हैं। इस पर अगर समय बचा तो इस पर बात कर पाएंगे। और दूसरा जो सवाल है, जिसके लिए आज समय बचने की गुंजाइश कम है, पर आगे जरूर वो सवाल लेंगे, कि शाकाहार को कमतर करने की शिकायत, कमतर आंकने की शिकायत से जुड़ा है। शाकाहारियों इस पे एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा शायद। उसको शामिल नहीं किया जा सकता, वही होगा। तो उससे हम लोग अपने अपने मटन स्ट्यू और कबाब बर्रे रख के तश्तरी में तब बैठेंगे। मैं उसमें माइनॉरिटी में होऊंगा। और तुम्हारे लिए जो है सोया चाप वगैरह की व्यवस्था की जाएगी और वीडियो रिकॉर्ड करके अनुभव आधारित चर्चा होगी। वो प्रत्यक्षम किंग पर वो शनिवार या संडे को ही किया जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब एक बात और है, मतलब कि ये जो हफ्ता है ना, इसकी अलग वजह से भी थोड़ी महत्ता है। मतलब हर दिन का एक अपना नाम है और अपने रिवाज है उसके। रोज डे है, फिर प्रपोज डे है, वैलेंटाइंस डे आ जाएगा हफ्ते के आखिर में, और उसका अपना बाजार है। लेकिन बहुत लोग
इसे बड़े प्रेम से प्रेम का त्योहार मानते हैं और मनाते हैं। हाँ, ये पूरा सप्ताह है, और सप्ताह में हिंदी सप्ताह जैसा ये सप्ताह है, इसमें एक शब्द पे हिंदी वाले बड़ा हंसते हैं कि साला ये कौन सा दिन है। एक दिन का नाम है हक डे। और रोज डे भी, रोज का मतलब डे होता है, डे का मतलब रोज होता है। हाँ, वो नहीं होता है कि गाड़ी पीछे को बैक कर लो, एक कपड़े का बैनर बनवा रहा हूँ। हाँ, या कानपुर में कहते हैं कि बेफालतू की बात ना करो। अंग्रेजी में भी यहाँ पे लोग जब ईमेल का रिप्लाई करते हैं तो कहते हैं आई विल रिवर्ट बैक, और मैं ये भी कहते हैं आई एम रिटर्निंग बैक टुमारो। हाँ, आई एम बैक टुमारो, आई एम रिटर्निंग टुमारो नहीं है वो। ये इसके लिए कोई शब्द है क्या बाबा, अर्थ संकोच अर्थ विस्तार टाइप का? ये तो अर्थ स्क्वायर टाइप है ना कि। हाँ, इसके लिए अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार जैसा शब्द नहीं होगा, इसके लिए अर्थ चमंकृत होगा, है ना? है ना, चमका दिया है। आपने मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप है ये शब्द। इनके प्रयोग इसी में आता है कि बेइज्जती खराब कर दी। हाँ, और बैड लक का भी खराब हो रहा। हाँ, कि आजकल बैड लक ही खराब चल रहा है, क्या करें। लेकिन ये मतलब थोड़ी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बाबा आपने कभी मतलब पुराने दिनों में भी कभी वैलेंटाइंस डे मनाया? मतलब हाँ, हमने कभी ट्रेडिशनल नहीं मनाया, क्योंकि जब दुनिया वैलेंटाइन मना रही थी तो उस वक्त हमारे साथ में दो संकट थे। एक तो साला घर से पैसा ही नहीं मिलता था खर्चे का, और जो इन्ने उन्ने से थोड़ा बहुत अर्जित होता था वो सारा का सारा हम नवोदित पाकबाज थे। और आप ये समझ लें कि आर्चीज का उद्भव और प्रसार और हमारा पुरिया से पान पे इम्प्रोवाइज कर जाना, है ना, जो आदमी संजोग और श्याम बहार और पुकार जैसे ब्रांड यूपी वाले समझ रहे होंगे हम कहाँ पहुंच रहे हैं। और पान पारस और राजकीय और लक्ष्मी से निकल करके तो हम तो जो है पान पे जा रहे थे कि बनारसी पान, थोड़ा कत्था लेना, इसमें बड़ी पत्ती, है ना, कच्ची पत्ती और भुनी सुपारी, इस तरह से सब चीजें कर रहे थे। खर्चा भला वहां हो जाता था बहुत। दूसरा क्या है कि अपने को समझ नहीं आता था कि 75 रुपये 50 रुपए का कैरेट का मतलब क्या है। तीसरा ये था कि जिनसे भी प्रेम हुआ उस वात्सल्य भाव वाली उम्र में, किशोर वय अपेक्षाओं आकांक्षाओं आशाओं के साथ, जिनके भी साथ में आमोद प्रमोद की संभावना बनी, उसमें सदैव हम लाभान्वित होते रहे। और इस मामले में पहले से ही स्त्रीवादी था जन्म से ही कि खर्चा जो है लड़कियां करें। और चौथी चीज हमेशा बहुत क्लियर थी कि 100 रुपया ग्रीटिंग कार्ड पे खर्च करने से अच्छा है कि 100 रुपया चल के कहीं भगोस के 2-2 4-4 डोसा खाया जाए, क्योंकि वो एक नई चीज थी हम लोगों के लिए, है ना, नारियल की चटनी और लाल वाली चटनी के साथ में, और कंपा कोला पिया जाए, लस्सी काटी जाए, या और बाकी चीजें। गोलगप्पा प्रायः जो है महिलाओं को अति प्रिय होता है, हालांकि वाजपेयी जी को भी प्रिय था, हम सब लोगों को भी प्रिय होता है। और जनवासे में आप देख लीजिए तो पुरुष ही गोलगप्पे खत्म करते हैं, लेकिन महिलाएं बदनाम है खट्टे की वजह से कि चूरन गोलगप्पा उनका फोर्ट है। तो इन सब चीजों पे खर्च करने में अपना ज्यादा वो रहता था। एक घटना मुझे याद है कि आर्चीज की गैलरी सन 2001 के जनवरी में बीएचयू में लंका गेट पे, बीएचयू के मुख्य द्वार पे, अगर आप मालवीय जी के बगल में खड़े हो जाएं और बीएचयू को अपनी पीठ दिखा दें तो बाएं हाथ पे दूसरी तीसरी दुकान मेडिकल स्टोर के बगल में आर्चीज की थी। और बाकायदा प्रेस को बुलवा करके हम लोगों ने उस गैलरी को लूटने का काम किया था। और फिर आकर के छात्रावास में अपने मित्रों को वो कार्ड और वो जो टेडी बियर और वो दिल के आकार के सब बने होते थे, वो सब हमने उनको वितरित कर दिया। हमने कहा भैया जेका जितना चाहिए वहां वहां दे आए। तो ये क्या मातृ पितृ दिवस की जो जोर शोर से जो आंदोलन चला है और जो विरोध है वैलेंटाइंस डे का, ये शुरू हो गया था तब? ये तब शुरू हो गया था। हालांकि इसको इस तरह से व्हाट्सएप नहीं होने की वजह से मातृ पितृ दिवस जैसा शब्द जो है वो उतना मजबूती से प्रचारित नहीं था। लेकिन हम लोगों का संकट यही है कि प्रेम होते ही तुरंत माँ बाप बनने की लालसा जो है ना, मुझे लगता है कि उसी बेचैनी ने हमारे देश में प्रेम का मतलब माँ बाप बन जाना है तत्काल। मिले नहीं, दो फूल आपस में टकराए, बगिया में हीरो हीरोइन नाचते नजर आए, और तब तक जो है हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगे निशानियां शुरू हो जाता है। तो ये नहीं, ये मोहब्बत और गुलाब के बीच में ये
गुलाब के बीच में ये डंडे झंडे ये सब कब प्रवेश किया मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने वो एग्जैक्ट वर्ष नहीं याद रख सकता हूँ, तो रख पा रहा हूँ कि कब इन लोगों ने प्रवेश किया और कहा, कब जो है सेंट वैलेंटाइन खिड़की से कूद के भागे, पार्क में पीटे गए। इसकी शुरुआत तो 90s के लेट, मतलब आखिरी जो दशक है उसके उत्तरार्ध में, मतलब उसके लेटर पार्ट में शुरू हो गया था इस तरह की चीजों का होना, क्योंकि उस समय राम मंदिर के आंदोलन के बाद में बहुत कुछ उखड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। राम मंदिर की वजह से कोई स्पष्ट जनादेश ना तो 91 में मिला और ना 96 में, और हम देख रहे थे कि 13 दिन और 13 महीने की सरकारें चल रही थी। तो अन्य अवयवों की मदद से वो स्पार्क सोसाइटी में बनाए रखना था, जिससे कि हिंदू गर्व, हिंदू चेतना, हिंदू स्वाभिमान और पाश्चात्य संस्कृतियों का देश से बहिर्गमन। तो मिशनरियों का विरोध उस वक्त चरम पे था, जो आजकल नहीं मुखर होता है। इस तरह की विदेशी कंपनियों का विरोध चरम पे था, जो अब नहीं होता है। एफडीआई का विरोध चरम पे था, जो अब नहीं होता है। विदेशी कंपनियों के आमद पे, बाय द वे, जो जिस भाषा में आप पतंजलि के विज्ञापन रेडियो पे या टीवी पे सुनते हैं, वो भाषा दरअसल 1990 के दशक की भाषा है, आंदोलन की भाषा है। स्वदेशी आंदोलन में उसी तरह की चीजें थी। ये वही समय है जब राजीव दीक्षित का भी उद्भव एवं विकास चल रहा था इलाहाबाद में। ये वही समय है जब बहुत सारे स्वदेशी के लोग बहुत महत्वपूर्ण थे और अपने नैरेटिव के दम पे वो लोग लड़ाइयां कर रहे थे, पार्टियों में महत्वपूर्ण थे। गोविंदाचार्य जी का बहुत ऊपर जाना और पार्टी से फिर निकलना, ये वही काल है जब अंतिम दशक के आखिरी वर्ष और नए दशक के शुरुआती वर्ष उसमें शामिल हैं। तो इन सारी परिघटनाओं में ये सब कुछ हो रहा है। उसी में के तो खैर मायने बदल गए आज से। उसी में वाटर का विरोध हो रहा है, उसी में फायर का विरोध हो रहा है, और उसी में आर्चीज का विरोध हो रहा है, उसी में मैकडी का विरोध हो रहा है। तो हम जब आए वैलेंटाइन से रूबरू, तो ये तो समझ में आया कि वैलेंटाइनो जौन है इनके छोट भाई या पटीदार हैं संत क्लास के, लेकिन ये मनाई ठीक नहीं। संत क्लास केवल गिफ्ट देख चले आते, तो लेने में क्या दोष है? हम लोग तो मतलब जिन जातियों को अस्पृश्य माना गया उनसे भी लेते रहे, तो उसमें हम लोग को दोष कभी नहीं लगा। लेकिन जहां पे लेन देन हो गया और वो भी प्रेम से संबंधित, तो वो फिर हम लोगों को पारंपरिक व्यवस्था में उच्च श्रृंखलता जैसा दिखाई दिया, और इसलिए हमने ये तय किया कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, ये ना हो चाहिए, ये तो अब संस्कृति है, यह तरह के कपड़ा, यह तरह के दिल, यह तरह के कार्य, ये है। और इसलिए जो वैलेंटाइन की हम लोगों की स्मृतियां हैं, उस वक्त डे पे इतना जोर नहीं था। जो 7 सप्तऋषि हैं संत वैलेंटाइन के, उन 7 पे जोर नहीं था, जोर एक ही पे था, 14 तारीख। और 14 तारीख एकदम मध्य में आती थी फरवरी के, 28 दिन का महीना, और उसमें 14 पे जब आके घड़ी रुके, तो ये देश में दूसरी संक्रांति होती थी, है ना। पहली संक्रांति जनवरी के मध्य में हो जाती थी 14-15 में, और दूसरी संक्रांति फरवरी के मध्य में 14 को होती थी। और ये संक्रांति जो होती थी, ये सांस्कृतिक संक्रांति होती थी। तो एक तरफ वही है उद्दीपित युगल और दूसरी तरफ से अति उद्दीपित युगल जो उनको रोकना चाहते थे। तो जुगल किशोर, हाँ, तो उनके लिए मुझे याद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक टिप्पणी जो उन्होंने हिंदी साहित्य के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कही। वो कहा करते थे रामचंद्र शुक्ल जी के लिए कि असफल कवि आलोचक बन बैठा। मुझे लगता है कि रामचंद्र शुक्ल पे तो जितना एप्लीकेबल है ठीक ही है, उससे ज्यादा एप्लीकेबल ये है इन सारे के सारे लोगों के ऊपर जो प्रेम को रोकने, राष्ट्र को बचाने, वे सब असफल संस्कृति को बचाने निकलते हैं, है ना। तो वो हासिल वाले भैया हमको दिखाई देते हैं उसमें, इरफान खान। वो इश्क ना बड़ी वैसी चीज है कि मतलब इशारों में बात हो जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, है ना। तो वो शेर है ना राहत इंदौरी का कि राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाओ तो हौले से दबा भी देना। ऑफ कोर्स मतलब कंसेंट के साथ, कंसेंट के बिना मत दबाना। पूछना चाहिए। हाँ, इसमें एक ही चीज है कि
ये इशारे वाला जो आ गया, मैं एक छोटा सा एक लाइन का ब्रेक जोड़ देता हूँ। हमने ये महसूस किया कि कॉलेज में, मतलब 10वें में से लेकर के 10वें दर्जे से, हाई स्कूल की परीक्षाओं के दिन से लेकर के और ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष तक, इन 6 वर्षों के संक्रमण में कई लड़कियों को ये पता ही नहीं होता था कि उनके पीछे गैंगवार चल रहा है। किसी दिन साइकिल की चेन उतर गई लड़की की, लड़का उसके सामने रोड के दूसरी तरफ खड़ा था गुमटी पे, वो लड़का मान लेता था कि ये साइकिल की चेन उतरी नहीं, उतारी गई है, ये रुकी है, इसने मेरे प्रति, मेरे स्नेह के प्रति अपनी स्वीकृति का ये संकेत दिया है। और इसके बाद जब दूसरा लड़का उस लड़की के पीछे साइकिल लेके जाता दिखाई देता था, तो वो अपना स्टंप, चेन, डंडा या जो भी उनके पास दुंदुभी बजाते हुए पहुंच जाता था और कहता था कि तू कैसे जा रहा है बे पीछे, दीदी बोल दीदी, दीदी बोल। वो एक इसी बात को हमारे एक भैया हैं, वो समझाते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास तृतीय वर्ष के एक छात्र ने द्वितीय वर्ष के एक छात्र को गोली मार दी थी, एक लड़की के चक्कर में। लड़की दोनों को ही नहीं जानती थी। यही है जो चैन, साइकिल में चैन नहीं और दिल में चैन नहीं। हाँ। साइकिल का बेचैन होना दिल के बेचैन होने की निशानी थी। हाँ, तो मैं ये मतलब थोड़ा ये इशारों वाली जो बात कह रहा था, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इशारों में ही बताना चाहें, मतलब आपके जमाने वाली बात इसलिए क्योंकि आप दोनों ने ही दाढ़ी में चांदी के वरक होने की बात पिछले एपिसोड में कही थी, तो इसलिए वो बता रहा हूँ कि चांदी है दाढ़ी। हाँ, जब राजेश खन्ना के गाने आप लोग गाते रहे होंगे उस वक्त, उस टाइम था जोर, मतलब कितना जोर था आपके आसपास, आपके मित्रों में? नहीं, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मेरे बालकों वाले स्कूल गया जहाँ पे कि टीचर, हमारे हॉस्टल के वार्डन, सारे टीचर, सभी लोग उस पूरे कैंपस में पुरुष ही थे, एक ही लिंग के थे। दूसरा, जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे इस तरह की संभावनाएं बहुत कम थी। वहाँ नाम मात्र, आई थिंक हमारे पूरे डिपार्टमेंट में एक छात्रा थी, और कंपटीशन की भावना मेरे अंदर पहले भी नहीं थी, ना आज है। तो मैं निश्चिंत होकर बाजार घूम लिया करता था, कुछ कर लिया, कुछ मतलब मेरे मनोरंजन के साधन कुछ और थे, और मैं उसमें पड़ा नहीं, न साइकिल की चेन उतारने में, न बेचैन होने में। तो वो रहा। पर बाद में मैंने जब देखा कि वो इसके बारे में चर्चा लेकिन शुरू से होती थी, और ये बातें जो हमारे यहाँ शेर व शायरी और इन लोगों की थोड़ी सी क्लब सा था माहौल हॉस्टल में, तो उसमें इन चर्चाओं में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि ये गलत है, ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और अब मैं मानता हूं कि जितने लोग इसको गलत ठहराते हैं वो मेरे ही जैसे समुदाय में रहते होंगे, जिनको अवसर नहीं था, जिसको आपदा में, तो उन्होंने अवसर को, दूसरों के लिए अगर अवसर हो तो उसको आपदा में बदल देते हैं। तो उनके पास जिनके पास अवसर नहीं होता, जिन्होंने कभी प्रेम किया नहीं है और इच्छा बहुत बलवती है, पर कोई वहां पे ये जो ताऊ ने कहा ना कि कंपटीशन हमारा कभी नहीं था किसी से, इसके शनाख्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदी में या हिंदी पट्टी से ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पहले नहीं दी है और फिर जर्नलिस्ट बने हैं। तो हम उन्हीं में है कि हम लोगों ने यूपीएससी नहीं ट्राई किया है, हमने आपदा को चुना, अवसर को नहीं चुना। कंपटीशन में हम लोग कभी नहीं रहे। नहीं, पर मतलब मुझे कई बार मतलब ये भी एक बात उसमें लगती है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रेमिकाओं की चर्चा सार्वजनिक मंचों पे ठीक नहीं है। तो मतलब वो तो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं, वो कतई फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग अविवाहित हैं, कुंवारे नहीं इस मामले में। वो उदय प्रताप सिंह है, कवि शायर, मुलायम सिंह यादव से बड़े अच्छे रिश्ते, मतलब मुलायम सिंह उनको गुरु कहते थे, और उनके ये 2 शेर बड़े चर्चित रहे उन दिनों, मंचों पे ज्यादा चर्चित रहे कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। चिट्ठी विट्ठी लिखी है कभी आपने किसी के लिए भी, मतलब किसी और के लिए भी, कि दोस्त के लिए? नहीं, ये काम तो कभी किया नहीं, सदाबर्त वाला। मैंने कबूतर के खून से एक बार एक दोस्त के लिए लिखा था। क्या बात कर रहे हैं?
हाँ, चूंकि उसको हिम्मत नहीं, उसके उसके तो दोनों गलियों में इतना खून ही नहीं निकला, उसको पिन मार के निकालते थे कि खून, और वो 2 पन्ने में खत्म हो गए। उसके हाथ में इतने हो गए जैसे टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट ना, तो फिर बचा नहीं था, तो एक पक्षी की हत्या कर दी क्या गई। बात है, इश्क की चकतियां हाथों पे आ गई। नहीं, मैंने एक बार लिखा था पत्र। पहले लोग लिखते थे खून से खत। हाँ, मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर ये भी लिख देते थे कि लिखती हूँ खत खून से, स्याही ना समझना। अरे यार, लाल स्याही मैं कुंवारी हूँ अभी भी, ब्याही न समझना। तो हमने एक बार खत लिखा था, लेकिन वो खत जिस दिन दिया, जिनको दिया, वो खत पढ़ के आत्म विभोर हुई, और उन्होंने वो खत उसी दिन हमको कहा कि अभी हमारे घर रिश्तेदार आए हुए हैं, इसको तुम रखे रहो, हम फिर ले लेंगे। बाय द वे, वो खत तमाम समकालीन प्रेम पत्रों से एकदम इतर था, अति साहित्यिक, संश्लेषणात्मक, संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखा हुआ, और उसके भाव बड़े दार्शनिक थे। पता नहीं ऐसा प्रेम कौन से मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन हमने ऐसा ही पत्र लिखा, और वो पत्र उन्होंने मुझे पढ़ के वापस दिया। मैं वो पत्र लेकर के घर आ गया, और एक पुस्तक में दबा रखा था, टेबल पे सामान हटाते हुए वो पुस्तक माताजी को मिली। माताजी अध्यापिका थी, पढ़ाती थी, अभी रिटायर हो गई हैं, तो किताबों को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती थी, इसलिए किताब में रखे हुए खत को भी बरामद करने में उन्हें समय नहीं मिला। और उसके बाद फिर हमारा विधिवत अन्नप्राशन हुआ। तो दंडान भव हो गया हमारा ना, जब दंड ही अन्न हो जाए, तो उस तरह का अन्नप्राशन मेरा हुआ। तो पहला ही प्रेम पत्र पहले ही दिन प्रेमिका की स्वीकृति के बाद माँ के हाथ में पहुंच जाना, और उसके बाद में विधिवत पूजे जाना, ये एक विचित्र सी घटना थी। और टिप्पणियां दोनों अलग अलग थी। माताजी को लगा कि अब इसका करियर और जीवन तबाह, अब इसमें कुछ संभावना बची नहीं, और पिताजी ने कहा कि ये प्रेम नहीं है, ये लगाव है। अगर तुम इसे प्रेम समझते हो तो हम चीजें तय कर देते हैं चल के, उनके घर चल के, लेकिन ये कहीं पहुंचेगा नहीं, का खवई हो, का पिए हो, का पहनई हो, पहले मन ये इतना हो जाओ कि तुम प्रेम कह सको। तो सहमतियों और असहमतियों के बीच में वो प्रेम रहा। वो प्रेम विद्यालय स्तर का प्रेम था, और अभी भी तार जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, सब अपने मतलब मित्रता है। और हम लोग हंसते हैं कभी, अगर साल 2 साल में बातचीत होती है हैप्पी दिवाली टाइप की, हा 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 व्हाट वर द डेज। वो है ना, इतने मरासिम है ना, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, तो बस इतना रहे। हाँ, ये एक चीज, एक सवाल है भाषा के उस पे, और कभी मतलब इसका जो है ना, अरसे से है ये सवाल मेरे मन में। शब्द हैं कई सारे, प्रेम, या बल्कि उस तरह से देखें, प्रेमी, आशिक, महबूब, या मोहब्बत, इश्क, उल्फत, गाना भी है कोई, प्रेमी, आशिक, आवारा, सारे लाइन है। पागल, मजनू, दीवाना, मोहब्बत पे ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना, दिल जाना। दिल जाना। ये गाना वैसे बाइक पे है, लेकिन हमको इस गाने पे डांस के लिए फर्स्ट प्राइज मिल चुका है। क्या बात है। ये भी सुन लीजिए। सबसे बड़े नचैया रे वाला भी रहा है एक दौर। करेंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे कभी। हाँ, 36 घंटे 48 घंटे में 32 घंटे नाचने का मेरा रिकॉर्ड भी है। अच्छा। रायबरेली से गोरखपुर एक शादी में 32 घंटे 48 घंटे की बारात की यात्रा में नाचने का रिकॉर्ड है। अद्भुत, ये तो बताया नहीं। अब ती आओ, अब आओ। बिल्कुल। कुलदीप कोरोना काल में ब्याह की तो कैसे नाचा जाए। अरे आप आए नहीं, ठीक है, अब ती आओ। लेकिन ये भाषा में प्रयोग के स्तर पे, मतलब क्या कुछ महीन चीजें हैं, मतलब जो लिखने वाले को कहती हैं कि नहीं, यहाँ प्रेम लिखने में मजा नहीं आएगा, यहाँ तो इश्क ही लिखो। मतलब विद्वान ये कहते हैं कि भले ही जो समानार्थी शब्द हैं, पर समानार्थी होने के बावजूद कोई शब्द एक दूसरे का पर्याय नहीं होता। जैसे पंक्ति और कतार का फर्क है, मतलब उसकी फील और उसके, तो ऐसे अगर व्याख्या करें तो मोहब्बत, इश्क, उल्फत, प्रेम में महीन डिफरेंस कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। ऊंस, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये ऊंस किस तरह का शब्द होता है, पर ऊंस एक शब्द है इसी के लिए। बाकी
यस, मीनिंग तो सबके अलग होते हैं, मीनिंग सबके अलग है, एक जैसे तो नहीं है। अलग भाव भी आते हैं, जैसे महिला, स्त्री और औरत, तीनों शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, आप ये नहीं कह सकते कि औरतों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, वो बहुत अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा रूट लगेगा। और स्त्री जो है बहुत ही सिंगल यूज वाला है, महिला कहने पे तो उस तरह से है। मुझे लगता है कि प्रेम के जितने भी शब्द हैं, इश्क, मोहब्बत, प्यार, है ना, और बाकी जितने भी शब्दकोश में से आप झरिया के गिरा सकें, लेकिन उन सारे हर्फो हरूफ की जो तह में सबसे बुनियादी हर्फ है वो हिंदी का मुझे लगता है, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो है स्नेह। तो स्नेह पर बना हुआ इश्क, स्नेह पे बना हुआ प्यार, स्नेह पर बनी हुई मोहब्बत, उसमें स्थायित्व होता है, वो निभाती है और इज्जत करती है, इज्जत लेती है, इज्जत देती है। स्नेह नहीं होने पे अफेक्शन जो है अंग्रेजी में ज्यादा मुफीद, क्या आकर्षण। उसमें बाबा, क्या उम्र का भी है कि स्नेह हमेशा एक छोटे और बड़े के बीच होता है कि बड़ा छोटे को स्नेह करता है, या मित्रों में भी? सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि स्नेह के बनने में समय लगता है, जिज्ञासा के बनने में आयु कम होती है, और जिज्ञासाओं के आधार पर आकर्षण टीन एज में आ जाता है। आप जैसे जैसे 10-12 साल के, 11 साल के होते हैं, आप जिज्ञासु हो जाते हैं। आप क्योंकि उभय लिंगी नहीं है, आप दूसरे लिंग के जीव के प्रति स्नेह, वो आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है लगातार। और जैसे जैसे वो आयु के साथ शरीर में प्रस्फुटित होना शुरू होता है, किशोर वय में यौवन, वैसे वैसे आपकी वो जो जिज्ञासा है वही आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि तब आप चाहते हैं कि आप ये कंसीडर करने लगते हैं कि यू आर बिग इनफ। इसीलिए केवल यही नहीं होता है, बच्चे समय से पहले अपनी मूछों और दाढ़ी की जगह पे रेजर फेर देते हैं, लड़कियां समय से पहले उपटन या लहंगे या दुल्हन की जैसी चुन्नी, है ना, किसी भाभी की शादी की साड़ी को लपेट के अपने ऊपर ट्राई करना, देखना, ये सारी चीजें उसी आकर्षण के चलते आती हैं। और स्वप्न हम उन्हीं आकर्षण के देखने लगते हैं कि हमार ब्याह हुई तो यह तना हुई, हम यह तना पहना, इनके जैसी पगड़ी नहीं पहनेंगे भाई साहब, अपने यहाँ खाने में हम ये इंतजाम करेंगे। यही आकर्षण धीरे धीरे जब और परिपक्व होता है आयु के साथ, तो उसमें फिर स्नेह भी आता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि स्नेह पहले नहीं आ सकता है, लेकिन स्नेह थोड़ी सी और मैच्योर अवस्था है। ठीक बात। और स्नेह कभी कमीना नहीं होता, इश्क कमीना होता है, ये ध्यान रखना। मोहब्बत भी कमीनी नहीं होती। इश्क ज्यादा है थोड़ा। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। कलीम कैसर का ये शेर है, और मोहब्बत जिंदाबाद के नारे के साथ बढ़ते हैं बिजार स्टोरी की ओर, सादा जीवन उच्च बिजार। और खबर ये है कि अंडे से निकलने से पहले ही मुर्गी में बदल जाएंगे मुर्गे। इजराइल में एक नया स्टार्टअप आया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेकर के आए हैं कि अंडों का एक्सचेंज कर देंगे अंडों की हैचिंग से पहले ही। खास तरह के कुछ साउंड वाइब्रेशंस का इस्तेमाल इसमें होगा, और उनका कहना है कि इससे जीन एक्सप्रेशन में एक बदलाव आ जाएगा जो कि जेंडर बदल देगा। तो जो अंडे हम खाते हैं उसके पीछे एक उसकी छिपी हुई कीमत होती है, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया में करीब 7 बिलियन यानी 700 करोड़ नर चूजों की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि चिकन इंडस्ट्री में इनकी जरूरत कम पड़ती है ना, क्योंकि वो बच्चे वो अंडे नहीं देते, तो ज्यादा जरूरत होती है मुर्गियों की क्योंकि वो अंडे देती है। तो कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से जो है चूजों की हत्या रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी कारगर साबित होगी। बाबा हमको तो ये लगता है ना कि ये मतलब आवश्यकता आविष्कार की जल्दी जैसा ये सवाल है। और क्रिकेट में वनडे और नाश्ते में अंडे, ये सबको अच्छे लगते हैं। कोई 5 दिन तक अटका नहीं रहना चाहता है, लेकिन ये 2020 एफर्ट है कि कम गले ज्यादा चले। पूरा जोर इस चीज के ऊपर है कि कैसे इसको और उपयोगी बनाया जाए, जिसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, बावजूद इसके कि मैं घोर प्रकृतिवादी हूं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के। और मुझे लगता है कि जो प्राकृतिक रूप से आ रहा है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। ये गणित ठीक नहीं है कि वो मुर्गी बन जाएंगे कि मुर्गे बन जाएंगे। मुर्गे भी तो खाते हैं ना इजराइल के लोग,
तो हाँ, मुर्गे सिर्फ अंडा नहीं देते। हाँ, बाकी खाने के तो काम बाकी तो आपने जब बोला कि इतने मुर्गों को मारना पड़ता है, तो मार के वो बेकार नहीं जाते। हाँ, वो मरते ही किसी का भोजन बनने के लिए हैं। तो उस हिसाब से मुर्गी मरे या मुर्गियां मरे, उनको तो सेंटिएंट बीइंग नहीं मानते हम। हालांकि आवाज निकालते हैं, सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, बिल्कुल। प्रजनन और करते हैं। बनारस में अवघड़ आश्रम है, और वहां पे एक बार चर्चा के समय मेरी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि, हमने पूछा कि भाई आश्रम में यहाँ पे मांस आदि भी अलाउड है जो फॉलोवर्स हैं उनके बीच में, या कभी कभी आश्रम में भी बनता रहा, तो उसके पीछे के तर्क क्या है, क्यों अलाउड है अगर ये तामसी माना जाता है तो उन्होंने कहा कि ये बने ही खाने के लिए। और उन्होंने ये प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि आप कोई एक कारण बताइए मुर्गे के उपयोगी होने का किसी और रूप में। उसकी आवाज आपको मधुर लगती है, वो आपकी गोद में बैठता है, उसके पंख बहुत सुंदर हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप मुर्गे को सिवाय कूड़े के ढेर में चोंच मारने के अलावा कोई काम नहीं करता है, उसका कोई पुनीत योगदान नहीं है। और यही बात उन्होंने कहा कि बकरे की भी स्थिति यही है। आप गधे का इस्तेमाल कर सकते हैं सामान ढोने के लिए, बैल का जुताई में, भैंसे का भैंसा गाड़ी में, लेकिन भाई साहब बकरे का कौन सा इस्तेमाल है बताइए। तो बकरा तो धरती पे आया ही है कि वो बाकी जानवरों की तरह गंधैली मौत ना मरे, सड़ के, है ना, उसकी खाल कहीं पड़ी है, जानवर उसको नोच रहे हैं, मक्खियां उस पर भिनभिना रही हैं। वो देवताओं से वरदान लेके आया है कि उसके शरीर को, उसकी इह लीला को समाप्त होने से पहले उसे बाज किस्म के खुशबूदार मसालों, द्रव्यों से, दही और धृत से उसको परिमार्जित किया जाए, और फिर वो जीव जगत के काम आए, है ना, उससे रोजगार मिले, उससे आहार मिले, उससे व्यवहार मिले, शादी खाना, आबादी, दावते, वलीमा, है ना, बिरयानी, कुर्बानी, क्या क्या उससे जुड़ा हुआ है ना। तो और इसीलिए आप उसको देखते हैं कि उसका प्रसार तमाम मठों, मंदिरों, शक्तिपीठों से लेकर के और तमाम अन्य रिलीजन्स तक है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि जेनेटिक जो बिहेवियर नेचर का है उसके साथ बहुत खिलवाड़ वो किसी भी दृष्टि से, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, इससे ताऊ पूरी तरह से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन केले के साथ, आलू के साथ, टमाटर के साथ, चूजे के साथ, अंडे के साथ ये जो प्रयोग धर्मिता है, या ये जो जीएम फसलें जो आती हैं, हाँ, ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि इनसे आज तक हमको कोई भी एक अच्छी चीज हासिल नहीं हुई। क्वांटिटी तो कहीं कहीं पे इंक्रीज हो गई, जैसे अमेरिका में प्याज, आलू और टमाटरों के आकार हम लोगों के यहाँ के लगभग देसी खरबूजों के आकार के, लेकिन बेस्वाद है, वजन है उनमें, बस कोई तेजी नहीं है। वो टर्किश अनियन का ही और गंधैला रूप है। और तुर्की का प्याज अब से 2 साल पहले भारत बहुत बड़ी तादाद में आ गया था, जब प्याज का त्राहिमाम मचा था, और हम भी एक धड़ी यानी एक पसेरी 5 किलो ले आए थे मंडी जाकर के, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं। बहुत देखने में सुंदर लगता है, एकदम सफेद होता है, कागज से भी हल्का उसका छिलका होता है, लेकिन 2 कौड़ी का प्याज है। हमारे यहाँ का जबरेला जो डार्क टोन बैगनी रेड मिक्स वाला, जैसा कि ताऊ की कमीज है, उस तरह के छिलके वाला प्याज जो होता है, वो आप 4 डालिए 1 किलो चिकन में, और टर्किश प्याज जो है वो आप 8 डालिए 1 किलो चिकन में, वो बराबर है। और प्याज वो नाक में भी नहीं लगता उस तरह कहीं नहीं लगता वो, हाँ, वो प्याज नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं होता, झांस नहीं होता उसमें। हाँ, बेझस है। झस बड़ा अच्छा शब्द लगता है, हाँ, झस भी। हाँ, जैसे वो तेल नहीं हो, एकदम बढ़िया कच्ची घानी का शुद्ध तेल हो, तो तेल का खोला तो हाँ, तो वो झस आता है, झार झस। ये बिंब बहुत आया। ये अपने मित्र थे, वो बोला करते थे, तो जैसे बोले कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, बोले यार उसका नहीं पाया, झस नहीं, बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे भाषा पे। चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अभी, और ब्रेक के उस पार है पहाड़ों की बात। मका भाई, मौसम्बी का रस और कदी गन्ने का रस, पर रसों में रस है बतकही का रस। पर भैया ये बतकही के हो? तन्ने बकी और हमने सुनी,
आज तक रेडियो के पॉडकास्ट ना सुने तन्ने? अरे किस्से हैं, ज्ञान की बातें हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, पर थम तो या ना वीडियो में बड़े रही हो, आंखें फुटेंगी तेरी जल्दी। ज्ञान और मजा दोनों एक ही जगह। कान में लगाइए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, aajtak.in/radio। सुनता है सारा जहां। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक टू तीन ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। अगर आपको तीन ताल अच्छा लगता है सुनना, थोड़ी जहमत करें और आप ईमेल करके हमें अपनी राय बताएं। ईमेल आईडी है हमारा radio@aajtak.com। कुछ मजेदार सवाल भी आप पूछ सकते हैं, जैसे कि ऊंट की जीरे से दुश्मनी क्या है। ऐसे सवालों को हम इस पॉडकास्ट में भी शामिल करेंगे। और अगर आपको ठीक लग रहा है ये सुनना, तो अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, तीन ताल के बारे में। और हमारे सभी श्रोताओं को देखना चाहिए आसपास कि बहुत सारे लोग बिना तीन ताल सुने खुले घूम रहे हैं। उन सबको इसकी जद में लाना है और ये बताना है कि कम से कम 1-1.5 घंटे जो है हफ्ते के हमारे साथ बिताया करें। हंसी मजाक में थोड़ी सी गंभीरता, कभी ज्ञान। ज्यादा ज्ञान हम लोग नहीं पेलते, हम तो बात करते हैं बस आपसे। हाँ, और बिल्कुल हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि जब कवि का नाम गालिब है तो अपने आप को मुश्ताक क्यों कह रहा है। सही बात। तीन ताल के इस हिस्से में जहां से बात शुरू करना चाहते हैं बाबा, उत्तराखंड के चमोली में जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई, ग्लेशियर का एक हिस्सा जो है बह जाने की खबर है, और उसकी वजह से भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के 2 प्रोजेक्ट्स पूरी तरह तबाह हो गए। 170 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चला है अभी तक, और आशंका है कि कहीं उनकी मौत ना हो गई हो। और इस बहाने यहाँ से बात हो रही है कि पहाड़ों पर जो इंसानी विकास पहुंच रहा है, लोग ये यहाँ तक बात पहुंच रही है कि क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज है जो कि एक ग्लोबल फिनोमेना है, या ये पहाड़ों पर ह्यूमन इंड्यूस्ड डेवलपमेंट का एक साइड इफेक्ट है। तो पहाड़ों की प्रॉब्लम क्या है? क्या उनको समझने में और उस समझ का अभाव है नीतियां बनाते हुए, या ये मतलब ये समस्या क्या है पापा, इसको कैसे देखें? अब तो पहाड़ों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अगर याद रखें कि पहाड़ हमें क्या देते हैं और पहाड़ों से क्या मिल सकता है, इसका अगर ध्यान रहे तो कभी इस तरह की समस्या नहीं आए। कुत्ते से बैलगाड़ी खींचने की कोशिश करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम होगी, हमेशा इस तरह के खतरे रहेंगे। मैं किसी को कुत्ता और किसी को बैल नहीं कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि सामर्थ्य के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पहाड़ों की उपयोगिता जो है वो रक्षात्मक ज्यादा है। वो आपको अच्छा पर्यावरण, अच्छी जलवायु, अच्छा पानी, झरने, नदियां, ये सारी चीजें देते हैं। कई तरह की औषधियां, जड़ी बूटियां देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो कि पहाड़ों के ही जलवायु में, वहां की जो वातावरणीय अवस्थाएं हैं, जो ठंडक है वहां पे, जो बर्फ है वहां पे, जो क्लाइमेट है वहां पे, उसके अनुरूप ही वो चीजें वहां पे पैदा होती है और वो आपको देते हैं। अब अगर आप ये महत्वाकांक्षा पाल लें कि मलिहाबाद के सारे आम के बागों का रेप्लिका आपको माहेश्वर में भी चाहिए, बागेश्वर में भी चाहिए, चमोली और पिथौरा गांव में भी चाहिए, तो ये पहाड़ों का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। आपकी पहाड़ प्रॉब्लम जो है वो पहाड़ की प्रॉब्लम बन जाती है जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पहाड़ों की उपयोगिता, उनकी प्रगति और उनकी रेलेवेंसी को समझें। दूसरी चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिससे आप विकास कहते हैं कि हम पहाड़ों का विकास कर रहे हैं, पहाड़ों में जो जनजीवन है उसका विकास होना चाहिए। उस विकास का आपका फॉर्मेट, आपका जो फार्मूला है वो किस तरह का है? क्योंकि विकास के अगर मैदानी फार्मूलों को आप जाकर के पहाड़ों में भी इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये खतरा आएगा ही आएगा। केदारनाथ की घटना जब हुई तो उस वक्त हमने देखा कि उसमें तो कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं था जो कि वहां पे कोई बांध बना रहा हो या कुछ और कर रहा हो, लेकिन वहां पे भी झील छलकी, यहाँ पे भी झील फटी। वहां पे झील छलकी और छलकी हुई झील ने बहुत दूर तक लोगों को धो दिया। और मैंने देखा कि मंदाकिनी के तलहटी में खंभे गाड़ करके जो होटल है वहां पे, उनमें 3 फ्लोर तो नदी से
रोड के लेवल तक खत्म हो जाते हैं। तो लिफ्ट 3 फ्लोर ऊपर नहीं आती, लिफ्ट 3 फ्लोर नीचे भी जाती है। उस तरह से वहां पे चीजें बनाई गई हैं, और उनको जब पानी आया तो उसने उखाड़ करके फेंक दिया। ये कहानी विकास के नाम पे होटल बना देने की, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को ले आने की, टूरिज्म के डेवलपमेंट के नाम पे खूब नदियों का, रास्तों का दोहन करने की, और ये सारे कच्चे पहाड़ हैं। दुनिया में सबसे नई पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज है। वो सबसे कच्ची भी है। हाँ, वो सबसे कच्ची भी है, और वो लगातार ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि ये प्लेटो जो टूटा अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया दूसरी दिशा में जा रहा है, अफ्रीका वही है, और ये इधर चलता जा रहा है। इसलिए एवरेस्ट जो है वो राइजिंग माउंटेन है। हर साल उसकी ऊंचाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जानी है, कम नहीं होनी है। लेकिन ये पहाड़ कच्चे हैं, और इनमें एक लंबे समय के बाद में जो प्लेट्स में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती है। पर बिजली भी तो चाहिए, मतलब वहां के लोगों को अगर बिजली की जरूरत है, और सरकार भी ये बताना चाहती है कि हमने इतने नए घरों तक बिजली पहुंचाई, वो बांध बनाए बिना कैसे हो? तो हाँ, तो वो बांध बना के जिस तरह के बांध हम बना रहे हैं उस तरह के बांधों की जरूरत नहीं। तो आपको एक परियोजना से बहुत अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी छोटी परियोजनाओं से बहुत सारी बिजली अर्जित कर सकते हैं। उससे ज्यादा डेवलपमेंट भी होगा, उससे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स का एंगेजमेंट भी होगा, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, और वो पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगा। दूसरा, दुनिया भर में जहां जहां पे बड़ी परियोजनाएं रही हैं वहां पे पैरेलल मॉडल्स को अडॉप्ट करने का कंपल्शन भी बढ़ा है। आप हमेशा ये समझिए कि कच्चे पहाड़ों में जब भी पानी आता है किसी परियोजना की जगह तक, तो वो अपने साथ बहुत सारा रेत, बहुत सारा गाद लेके आता है। और उन जो जलाशय, जो झीलें कन्वर्ट की जाती हैं दो पहाड़ों के बीच में, क्योंकि पहाड़ों में क्यों बनती हैं सारी की सारी योजनाएं? क्योंकि दो तरफ आपको कुछ नहीं करना है, केवल सामने आपको रोकना है। तो आप 30% खर्चे में एक बड़ी परियोजना खड़ी कर देते हैं, क्योंकि दो तरफ से तो पहाड़ खुद दीवार बना हुआ होता है। दो पहाड़ों के बीच में आप एक बांध बनाइए और वहां पे पानी को रोक लीजिए, और फिर उसको अपने हिसाब से चला करके उससे आप बिजली पैदा करते रहिए। यही हमारे यहाँ के डैम्स का मॉडल है। लेकिन कच्चे पहाड़ों के साथ होता यह है कि झील की गाद बैठते बैठते इतना वेट गेन कर लेती है कि वो कोलैप्स करा देती है। अत्यधिक वजन के कारण वो चीजें कोलैप्स कर जाती हैं। तो ये मॉडल का संकट है, और दुनिया भर में और तरीके खोजे गए बिजली के, और तरीके बनाए गए बिजली के। आप कभी भी सोलर पे, आप कभी भी विंड एनर्जी पे, आजकल तो देश में हाइड्रोजन पे भी बहुत काम चल रहा है तो इन सब पे आप फोकस कर ही नहीं पाए। अब नई सरकार आई है, कुछ कुछ कर रही है, लेकिन कुछ कुछ करते हुए वो ये सब भी कर रही है। ये बहुत दुरूह प्लान है, ये केवल एक प्लान की बात नहीं है, और ये बहुत छोटे से जलाशय का विस्फोट है। किसी बड़े जलाशय का विस्फोट और भी बुरा हो सकता है, जो कि मानव निर्मित है। पहाड़ों में भूस्खलन की समस्या कहीं गई नहीं। हम लोग हर साल देखते हैं कि रास्ते ढह गए, गांव बह गए, ये होता रहता है। और उन सब की वजह यही है कि हमने परियोजनाओं को ले जाके वहां पे बैठाया। केवल परियोजनाएं अकेली नहीं जाती हैं, अपने साथ 1000 किस्म के अजाब लेके जाती हैं, शहरीकरण लेके जाती हैं, नवीन निर्माण लेके जाती हैं, जनसंख्या लेके जाती हैं। और इन सब के साथ में खड़ा होता है बाजार। बाजार खड़ा होता है तो फिर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से बूस्ट किया जाता है। परियोजनाओं तक पहुंचने के लिए और परियोजनाओं से वापस आने के लिए बड़े बड़े मार्ग बनाए जाते हैं। पहाड़ों को काट करके 2 लेन 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही है। तो परियोजना अपने आप में एक स्टैंड अलोन चीज नहीं है, वो पूरे के पूरे माउंटेन के कैरेक्टर को, पहाड़ के कैरेक्टर को, चरित्र को परिवर्तित करती है, वहां की जीवन शैली, इन सारी चीजों को परिवर्तित करती है। और उसका खामियाजा ये है कि अब आप पहाड़ों पे जाइए अगर, तो जो सारा नॉस्टैल्जिया है ना, वो कुछ रिजॉर्ट्स के पास सीमित है, और उसके लिए आप तगड़ा पैसा देते हैं। अन्यथा कंक्रीट के जंगलों में हिल स्टेशंस जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। मसूरी जाइए तो आपको सिवाय ठंडक को अगर माइनस आप कर दें तो करोल बाग, गफ्फार मार्केट और मसूरी में कोई फर्क नहीं है। लाजपत नगर और पहाड़गंज से कतई मुख्तलिफ नहीं है देहरादून। एकदम एक जैसे हो गए हैं, एक जैसा खाना, एक जैसे घर, एक जैसे लोग, एक जैसी भीड़, एक जैसी व्याकुलता, सारी चीजें एक जैसी हो गई है। और ये बहुत बड़ा संकट है कि आप पहाड़ों को ओवरलोड कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप कुत्ते की पीठ पे बैलगाड़ी बांध के खींचना चाहते हैं, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। बाबा ने पिछले विषय में बोला था कि मैं
जेनेटिक चेंजेस के खिलाफ हूँ, खास करके खाने पीने की चीजों में। मैं उसमें भी सहमत था और मैं इसमें भी सहमत हूँ। आज लगता है सहमति का दिन है। बढ़िया बढ़िया सोमवार है आज। तो वैलेंटाइन एक शेर है, अजीज मियां बहुत गाते हैं उसको, दबा के चल दिए में बहुत ज्यादा गाया उन्होंने उसको, कि बाहर जा चुकी दौरे खिजां है ऐ सयाद। बाहर जा चुकी दौरे खिजां से मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज का जमाना है, और ये एक बहुत बड़ा सच है जिससे कोई मुंह छुपा नहीं रहा। मैं नहीं, ये सरकार भी नहीं मुंह छुपा रही, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो आपके ग्लेशियर हैं वो स्नो आइस के भंडार हैं, लेकिन उनके नीचे की कोई वाटर के रास्ते हैं जिससे कि ये दुर्घटना हुई, जिसने सबको फाड़ दिया। तो बाहर जा चुकी दौरे खिजां है ऐ सयाद, न छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को। तो वो छेड़, हमको अभी छेड़ नहीं करनी चाहिए प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति खुद लड़ रही है। क्लाइमेट चेंज से हम जितना लड़ेंगे उससे ज्यादा नेचर लड़ रही है, और उसको लड़ने में हमको मदद करनी चाहिए। इस समय छेड़ने का वक्त नहीं है। और मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि हमारा मॉडल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, वो जैसे हमारे छोटे बांध है ना, बड़े बांध और छोटे बांध में फर्क क्या है? जब छोटे छोटे बांध बनाए गए देश भर में पानी बचाने के लिए, उनका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि छोटे बांध एक बहुत बड़े रकबे को सिंचित नहीं करते, पर छोटे बांध वहां की इकोलॉजी को भी अफेक्ट नहीं करते उस तरह से जिस तरह से कि बड़े बांध करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमने बांध, अगर आप ऊपर जाओगे ना गंगोत्री तक, हरिद्वार से, आपको परियोजनाएं ही परियोजनाएं मिलेंगी। वही हाल सतलज का है, वही हाल ब्यास का है, वही हाल चनाब का भी है। तो आप अगर इस तरह से, वहां की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, वहां की इकोलॉजी के साथ वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अगर टूटता है तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी आपदाएं, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं, ये डिजास्टर्स नेचुरल नहीं है। और नेचुरली होती है तो नेचर संभालती है। तीसरी बात कि पहाड़ों में बाढ़ आना तो होता रहता है, प्रकृति अपने आप वहां पर कभी कभी झील बन जाते हैं, कहीं पत्थर गिर जाता है उससे झील बन जाते हैं, लेकिन उससे लोग नहीं मरते। पहाड़ों के लोग, ध्यान रखिएगा, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, नदी में नहीं, रिवर बेड पे नहीं रहते। पर ये सब जो काम हो रहे हैं ये सारे के सारे रिवर बेड पे हो रहे हैं। और रिवर बेड पे जैसा बोला जाता है, वो रिवर का बेड है भाई। आप किसी के बिस्तर पे जाके सो जाओगे तो आपको धक्का मार के निकाल ही देंगे। और नदी है वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, हमको इस मॉडल में जो हो चुका है वो हो चुका है, पर इसके बाद हमको बड़ी परियोजनाओं की जगह छोटी छोटी परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। उससे हम वही उतनी ही बिजली पैदा कर सकते हैं, बाय द वे। और अगर केवल ये सरकारों की नियत की बात होती ना कि हमें बिजली पैदा करना है, तो वो उसके विकल्प खोज लेती। ये कुछ लोगों के हितों को साधने में कई लोगों की और पूरे के पूरे इकोसिस्टम की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले काम हैं। मैं इसको सोच की दृष्टि पर अपराध मानता हूं कि ये आपराधिक सोच है, जिसमें हो सकता है कि आपके ऊपर जीवन भर कभी भी एक FIR ना हो, आपके हाथों में कभी खून ना लगे, लेकिन दरअसल आपकी सोच से जो चीजें हुई होती हैं वो खुरेज होती है। और ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि इससे केवल और केवल विकृति हासिल होती है अंततः। बिजली तो आपको हासिल हो रही है, लेकिन विकृति हासिल होनी है अंततः। ठीक है, चूंकि आज समय कम है हमारे पास और टॉपिक्स बहुत सारे हैं, किसान आंदोलन पे जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज ने कमेंट्स किए हैं उसकी थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, और जल्दी संक्षेप में इसको भी इस पर बात करेंगे कि बहुत ग्लोबल सेलिब्रिटीज ने, बहुत सारे हस्तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया विदेश से, जैसे कि पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थुनबेरी, मतलब जिनके नाम का सही उच्चारण ग्रेटा थुनबेरी ही है, मतलब लोग थनबर्ग बोलते हैं, स्वीडिश उच्चारण है, कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, स्टार मिया खलीफा। ऐसे कई ग्लोबल सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन के पक्ष में लिखा, और उसके बाद उसके जवाब में हमारे यहाँ एक कैंपेन चला और लोकल सेलेब्स ने भी उसमें हिस्सा लिया कि, और उसका एक मुख्य आर्गुमेंट ये था कि बाहर के लोगों को हमारे घरेलू मसले में बोलने का कोई हक नहीं है, ये हमारे घर का मसला है, हम सुलझा लें। तो इस पे बात करना चाहते हैं ताऊ कि क्या ऐसे टिप्पणियों से, बयान देने से या समर्थन जताने से, वो भी एक इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स की ओर से, क्या किसी देश की संप्रभुता पे वाकई आंच आती है? क्या ये जो आ चुकी है, तो कहूंगा आ चुकी है।
ये एक बेहद ही शर्मनाक एपिसोड रहा है। इंडिविजुअल अगर कोई कमेंट करता है तो उसको इंडिविजुअल को जवाब देना चाहिए। इंडिविजुअल के लेवल पे सरकारों को नहीं उतरना चाहिए। संप्रभुता की रक्षा करने वाला जो सरकार, संप्रभुता की का सिंबल है भारत की संप्रभुता का, कि हमारे पास एक सरकार है जो हमारे लिए डिसीजन लेती है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार विदेश मंत्रालय के एक जवाबी ट्वीट से हुआ, उससे मामला ये हो गया कि कुछ इंडिविजुअल सरकार के बराबर है। सरकार किसी दूसरे देश के एक नागरिक से लड़ सकती है, ऐसे ही सार्वजनिक मंच पर तू मैंने कर सकती है। और उसके बाद सरकार ने अपना एक ड्राफ्ट बनाया और उसको बांट दिया और लोगों ने ट्वीट कर दिया, हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज ने। उससे ये गया कि हम कितने पेटी हैं, तुच्छ व्यवहार था हमारा, ये हमको ये नहीं करना चाहिए था। लोग बोलते रहे, अगर आप इतने श्योर हैं अपने फार्म लॉज के बारे में तो लोगों को बोलने दें, जो आलोचना कर रहे हैं उनको आलोचना करने दें। उसका जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए था। लेकिन नंबर 2 की बात क्या होता है कि आप फटी में टांग अड़ाना सबकी इच्छा होती है। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हम सभी बोल पड़े थे, प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दे दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए जब वो कैपिटल पे हमला हुआ था, तो है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अंतरराष्ट्रीय कैंपेन हो गया, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। आप अगर किसी चीज को ऐसे मैरिनेट करेंगे, है ना, मैरिनेशन का एक टाइम होता है। बाबा मुझे जब भी शिक्षा देते हैं खाना बनाने की, तो वो बताते हैं कि आपको इतनी देर तक मैरिनेट करना है। ये नहीं कि आपने मैरिनेशन में ही छोड़ दिया तो वो सड़ सकता है ना। तो आपने मैरिनेट किया है इसको। जुलाई, अगस्त सितंबर से ये शुरू हुआ आंदोलन, है ना। अभी ये हालत है, अभी हम किस महीने में, फरवरी में पहुंच गए हैं, आंदोलन चल रहा है। इतने दिन तक अगर मैरिनेशन होगी तो सड़ेगा, और सड़ांध होगी तो लोग आकर्षित होंगे ही। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ना कि वो क्यों हमारे मामले में आ रहे हैं, पर वो मामला आपका रह नहीं गया। अब ये एक अंतरराष्ट्रीय मसला बन चुका है, जो आपका बिल्कुल राज्य स्तर का मसला है। इनफैक्ट भारत में तो लोग कहते हैं ये 2-3 राज्यों का खेल है। जिसको आपने अंतरराष्ट्रीय बनने दिया, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी आलोचना करना और वो पीछे जाने से बेहतर है कि हम ये भी देखें कि किसान एक बहुत इमोटिव इशू है ना, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में। और खास करके इस दौर में जब ये बात हो रही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें ऐसे मामलों में, कैसे अनाज का संकट बाय द वे कंटिन्यू करता है देश में। हम कहते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब हमें अनाज की जरूरत नहीं है, पर दुनिया को है, और दुनिया उस लिहाज से देखती है। तीसरी बात यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, मैं उससे भाग नहीं रहा, वो ये होता है कि जब आप किसान तो फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं, वो तो उनके तो सीधे स्पष्ट डिमांड है ना कि फार्म बिल को वापस ले लें, एमएसपी की गारंटी दें, इत्यादि इत्यादि, वो स्पष्ट डिमांड है। उनकी मांग पर अंतरराष्ट्रीय जब बन जाता है कुछ, तो फिर उन डिमांड से आगे चला जाता है। अब वो बात कर रहे हैं कि फासिज्म की, इंडिया में डेमोक्रेसी की, डिक्टेटरशिप की, सीएए की, कश्मीर से 370 हटाने की, ये सारे मसलों को अब एक मतलब वो भारत एक मैंने वो पढ़ा भी था, वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो एक चलाते हैं मोह धालीवाल, उनका जो आंदोलन है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। लोग उन्हीं पे आरोप लगाते हैं कि रिहाना को उन्होंने ही पटाया था ये ट्वीट करने के लिए। और अभी कल सुपर बोल जो अमेरिका का एक स्पोर्टिंग इवेंट है बहुत बड़ा, उसमें एड चला फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में, है ना। तो उसके बारे में उसमें कहते हैं $1 मिलियन खर्च हो जाते हैं उन एड्स को चलवाने में। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय, अगर आपके दुश्मन हैं, आप कहते हैं दुश्मन हमारा फायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोग फाइनेंस कर रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स आ गए हैं उसमें, खालिस्तानी या चाइना या पाकिस्तान, इस तरह की बातें, अरे फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो दुश्मन है आपके ना। अगर आपने ये कहना दुश्मन फायदा उठा रहे हैं तो उठाएंगे ही। आपने फायदा उठाने का अवसर प्रदान कर दिया है। खास करके ये तस्वीरें जब गई कि आपने सड़क पे परमानेंट स्ट्रक्चर की तरह सीमेंट कंक्रीट की दीवारें बनाने शुरू कर दी, कांटे कटीली तारें कंसर्टीना वायर लगाई, आपने 6-6, 7-7 लेवल पे बैरिकेडिंग की। तो ये जब चित्र अंतरराष्ट्रीय मीडिया में से छपते हैं तो वहां के लोगों को मन में विचार होता है कि किसानों पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। वो बोलते हैं मेनी फार्मर्स हैव डाइड, बट वो जो फार्मर्स मरे हैं वो ठंड से मरे हैं, ऐसे चीजों से मरे हैं। पर बाहर तो इमेज यही जा रही है, अगर 100 लोग मरे तो 100 लोगों को सरकार ने मार डाला, है ना। तो अगर ऐसा बेसिकली यही है कि आप कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए,
आपकी आपदा में दूसरे लोग भी अवसर ढूंढेंगे। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी, आप कह रहे हैं बातचीत करके करेंगे तो बातचीत से करें, आपको जैसे भी करना हो, पर इसको अगर बहुत दिन तक उघारे छोड़ दीजिएगा तो मक्खी मच्छर तो आएंगे। बिल्कुल। अपना चेहरा न बदला गया, आईने से खफा हो गए। तो ये जो मामला है ना पूरा गुरु, इसमें मैं दो चीजों पे, बाकी ताऊ ने मोटी मोटी बात कह दी। हाँ, इसमें दो चीजें जो मुझे लगती हैं और उनको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये बहुत ही उथला सतर्क, और हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में आदमी तुरंत पलट के कहता है कि हमारे घर में दखल देने वाले आप कौन हैं, अपना काम करो, है ना, अपना काम देखो, निकल जाओ ना। तो आप अपनी दहलीज की चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे को खिसिया करके नसीहत दे रहे हैं कि अपना काम देखो, हमारे घर का मामला है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कई घरों में लड़की के भाई से भी कह दिया जाता है कि अब हमारे घरे की है, तुम हमका ना बताओ, तुम्हारा जब ब्याह हुई या तुम्हारा जौन ब्याह भा है वहां देखो, तुम वहां संभालो, हमका ज्ञान न दो। और हम भी तो बोलते रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके म्यांमार, रोहिंग्या। हाँ, तो हम तुरंत वो ज्ञान देते हैं, लेकिन बाकी टाइम में हम क्या करते हैं कि हम बाकी टाइम में कह रहते हैं अरे उनके घर में तो ये झगड़ा चल रहा है, उनके घर में ये झगड़ा चल रहा है, उनके बड़काऊ जो ने वह दिन पीट दी उनका, उनकी बहुरिया ये तने की है। तो हम अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आते हैं, दूसरे के फटे में टांग लाने का कोई अवसर त्यागते नहीं है, और दूसरे को हम कह देते हैं कि ये आप हमारे घर का मामला है। ये घर का मामला जब राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है तो इसके लिए एक शब्द बना है संप्रभुता। तो घर का मामला का राष्ट्रीय शब्द है संप्रभुता, और वो संप्रभुता का हवाला दिया जाता है। अब यह समझना चाहिए कि संप्रभुता कहां कहां खंडित होती है। तो संप्रभुता, स्वाभिमान, गर्व, ये सारे शब्द जो है ये कभी भी आयातित टिप्पणियों प्रतिक्रियाओं से खंडित नहीं होते हैं। ये हमेशा अर्जित टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं और गतिविधियों से खंडित होते हैं। आपके देश में रिकॉर्ड अनाज के उत्पादन के बावजूद अगर लोग भूख से मरते हैं, खेती करने वाला आत्महत्या करता है, राशन और कुपोषण इन दोनों को लेकर के भेद बना रहता है, आपको मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जैसी चीजें या अंत्योदय राशन वाली योजनाएं जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, इस तरह की चीजें अगर करनी पड़ती हैं तो इसका मतलब है ये सारी योजनाएं इस चीज का प्रमाण है कि आपके यहाँ कुपोषण एक समस्या है, आपके यहाँ पीडीएस की आवश्यकता है क्योंकि भोजन की उपलब्धता एक समस्या है। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं ना। आपकी संप्रभुता को खतरा इनसे होता है जब आपके यहाँ इस तरह की डिस्पैरिटी रहती है, जब इस तरह का भेदभाव होता है, जब असमान वितरण दिखाई देता है। आप अनाज इतना पैदा कर रहे हैं कि दुनिया के 50 मुल्क और खा सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे 50 जिले जो है वो भूखे सो रहे हैं, और हम अफ्रीकन कंट्रीज से जिनके पास फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी है ही नहीं, उपज का कोई हिसाब ही नहीं है, उनके बराबर पे हम कई मामलों में जो ह्यूमन इंडेक्स पैरामीटर्स होते हैं वहां पे हम ठहरते हैं। तो हमारी संप्रभुता को खतरा यहां से है कि हम किस तरह से अनाज लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, किस तरह से भूख से डील कर रहे हैं। हमारी संप्रभुता को दूसरा खतरा इस बात से है कि हम जो अनाज लोगों को खिला भी रहे हैं उसमें किस तरह की चीजें जा रही हैं। दुनिया भर में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स, दुनिया भर में प्रतिबंधित फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ पेल के इस्तेमाल होती है, और हम दरअसल विष की खेती कर रहे होते हैं। उस विष की खेती में हमने इतनी खाद और इतने कीटनाशक पिछले 2-3 दशकों में डाले हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर पॉइजनस हो चुका है। हमारे यहाँ किडनी और कैंसर के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपकी संप्रभुता को खतरा इनसे है क्योंकि आपकी ह्यूमन यूनिट, मानवीय इकाई, मानव इकाई वो प्रभावित हो रही है डायरेक्टली, या तो वो भूखों मर रही है और या फिर वो जहर खा रही है। तो आपको संप्रभुता बचानी है तो इनको बचाइए। किसी की टिप्पणी से आपकी संप्रभुता का सींगा नहीं उखाड़ने वाला है, क्योंकि टिप्पणियां, विरोध
और इस तरह से घेरा जाना, ये तो हमेशा से रहेगा। मैं घास हूं, तुम्हारे हर किए धरे पे उगाऊंगा, अपना किया धरा सही कीजिए, घास नहीं उगेगी। एक टिप्पणी में शेर में कर देता हूं कि तुमने दिल पे बैरिकेड लगा रखा है, तुमने दिल पे बैरिकेड लगा रखा है, तुम्हारी आंखों के कैद से हम रिहाना हुए। अरे ये वैलेंटाइंस डे वाले से भी जोड़ लो, रिहा ना हुए। इसमें सब आ गया। दूसरी एक चीज है जो दूसरी बात पे रखना चाहता है, एक लाइन की, और उसके ऊपर हम लोगों को कभी विचार करना चाहिए, हम 3 ताल में करें या कहीं और कंटेक्ट लेवल पे करें, कि दुनिया में कृषि को लेके जो धारणा बदली है और जो भविष्य की खेती है, उसमें देशों को, सरकारों को अनाज तो चाहिए, किसान नहीं चाहिए। तो किसान की भूमिका, किसान की रिलेवेंसी अभी केवल और केवल इसलिए है कि किसान हमारे लिए एक 300 साल से घर में चली आ रही किसी मटकी या किसी बर्तन की परंपरा जैसा है, कि ये कई पीढ़ियों का सफर करके यहां तक पहुंची है। तो किसान को हम ठीक वैसे ही ढो रहे हैं जैसे कि हम बहुत सारे और आदर्शों को ढोते हैं। और किसान के बारे में इसलिए कभी भी स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट टिप्पणियां नहीं होती हैं। सरकारें कभी भी वो हिमाकत नहीं करती हैं कि किसानी की समस्याओं को या किसानी से हो रही तकलीफों को खुल के बता पाए। तो उसको एक आदर्श अवस्था में मान करके, लेकिन अंदरूनी नियत यही है कि भविष्य की खेती को, ऐसा जो सोच है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर हम लोग को भी चर्चा करनी चाहिए, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन भविष्य की खेती को या भविष्य में अनाज की जरूरत को, मिट्टी तो चाहिए, खेती तो चाहिए, जमीन तो चाहिए, लेकिन किसान नहीं चाहिए। किसान मुक्त हो जाए, वो सरकार करे। आज भी अपने भाषण में राज्यसभा में प्रधानमंत्री इसी की तरफ इशारा करते हुए मुझे मिले, जब उन्होंने कहा कि प्रति हेक्टेयर खेती की उपलब्धता, 1 हेक्टेयर पे किसान कितने हैं और उससे ज्यादा कितने हैं, ये लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जमीन को लेकर मारामारी है, जनसंख्या बढ़ी है, और परिवारों में संख्याओं के बढ़ने के साथ साथ खेती बटी है। उसके अन्य कारण भी हैं, पढ़ाई के लिए, उपचार के लिए, विवाह के लिए या अन्य कारणों के लिए, आवास विकास के लिए, इन सारी चीजों के लिए भी खेतों की बलि होती रही है। तो किसानों की जोत जो है वो छोटी होती गई है। और छोटा किसान, उसको ठीक उस तरह से देखा जा रहा है जैसे कि गांव के बाहर झोपड़ी डाल के रहने वाला कोई वानप्रस्थी होता है, जिसकी दरअसल कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट और रेलेवेंसी होती नहीं है, कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, वो बस होता है। तो उस तरह की स्थिति खेती की हो गई है। सरकारें जो कर रही हैं वो इसी रिफॉर्म को ध्यान में रख करके, इसी विचार को आत्मसात करके और उसके अराउंड रिफॉर्म सोचती है, करने की कोशिश करती है। जहां जहां हुआ है उसके उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये भी एक समस्या है। और बीच का रास्ता वाली जो बात पास की है, उसको इन लोगों ने बहुत लिटरली ले लिया है। बीच का रास्ता निकालना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि या तो रिफॉर्म हो जाए और कॉर्पोरेट खेती हो और किसान जो है आदर्श बना रहे। तो ये बहुत संकट है। बीच का रास्ता वैसे भी रेतीला होता है ना, बीच पे जो होता है। तो जोत छोटी हो बड़ी, जोत से जोत जगाते चलो। जय किसान जय जवान के नारे लगाते चलो। हाँ, 2014 में जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद में डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने, जो कि 5 वर्षतम लोगों में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को एक पेज का लंबा इंटरव्यू दिया और उसे उस वक्त संघ की भविष्य की योजना और विचार के तौर पे देखा गया कि दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ आरएसएस। इस तरह से उसको देखा गया। मुझे याद है रवीश तिवारी, माफ कीजिएगा, उस वक्त ईटी में थे, आजकल शायद वापस एक्सप्रेस में आ गए हैं, पहले भी एक्सप्रेस में हुआ करते थे। और उन्होंने कृष्ण गोपाल जी का एक लंबा इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने 2 ही चीजों पे फोकस किया था। एक, अम्बेडकर के एप्रोप्रिएशन पे, जिसके माध्यम से वो गरीब और दलित दोनों तक पहुंचना चाहते थे, संगठन को और पार्टी को पहुंचाना चाहते थे।
और दूसरी बात उनकी जो थी वो इसके ऊपर थी कि खेती को कैसे अब सामूहिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है, कैसे उसको कम जोत से ज्यादा उपज वाले फॉर्मूले पे ले जाए, ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जोत और बटी हुई या विकेंद्रीकृत और प्रबंधित ना होने वाली खेती के पक्ष में वो नहीं थे। तो उन्होंने वहीं से वो इशारा दे दिया था। ये सारी चीजें उन्हीं पूर्व पीठिकाओं पे जमी और बनी हुई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि संघ पहली बार इसे सोच रहा है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या तमाम सारी और राजनीतिक पार्टियां इसको 1990 से ही चीजें इस तरह से करने की लगातार कोशिश चलती रही है। इसमें एक हद यह भी कि किसानों के भी विभिन्न संगठन ऐसी मांगे पास्ट में करते आए हैं। वही सरकार एक तरह से एक्सक्यूज अभी देती है और दिखाती है कि आपने भी मांगा है। भारतीय किसान यूनियन के कई हिस्से हैं जिन्होंने कि ऐसे ही कानून की मांग पहले की है कि हमको बेचने की आजादी दो, क्योंकि हमें आड़तियों के से शोषण का शिकार होना पड़ता है। हालांकि अभी मामला अलग है। और ये सारा गुस्सा मेरे हिसाब से इस बात पर है जिस तरह से लाया गया, वो है कि वो हमारे यहाँ एक बात होती है कभी कभी ना, जब बहुत देर से बच्चा खाना मांग रहा हो, बच्चे तक की बात कर रहा हूँ मैं, जेनेटिक है ये थोड़ा सा, बहुत देर से खाना मांग रहा हो और नहीं मिल रहा हो, जब देते हैं तो कहते नहीं लूंगा, नहीं खाना मुझे। क्यों? तो बहन खा लियो, तो बहन खा लियो। हमसे पूछा था क्या? तो ये हो जाता है कि तुम इतनी देर से मांग रहे थे तो नहीं मिला, और जब मिला तो बिना पूछे मिला, तो पूछा क्यों नहीं कि खाओगे या नहीं। ये भी है एक तरह से। और दूसरा राजनीति है। राजनीति तो होगी ना, ये कहना कि यार ये राजनीतिक दल इसको हवा दे रहे हैं, अरे देश में राजनीति तो होती है इसीलिए ना, तो राजनीति होती है। आपने हवा दी, आपने उस कोयले को हवा दी जो था नहीं और अंगीठी जल उठी तो फिर राजनीति तो होगी ही ना। हाँ, पिछली बार पहाड़ खोदा तो केजरीवाल निकले थे, इस बार टिकट निकले, कोई ना कोई निकलना चाहिए, परिणाम तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, न्योता वाले श्रोता की ओर बढ़ जाते हैं अब, ज्यादा समय न लेते हुए। अभिषेक वत्स का एक सवाल पिछले एपिसोड में रह गया था। हमारे लिसनर हैं अभिषेक वत्स, उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी, 2 सवाल पूछे थे। एक तो मीठे पान के सही इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, उस पर हमने बात कर ली थी। एक सवाल उनका रह गया था कि शादी ब्याह को हमारे यहाँ इतना बृहत रूप में क्यों मनाया जाता है? सामाजिक उपयोगिता एक समय पर रही हो शायद, पर हम भारतीय खासकर कुछ ज्यादा ही जुनूनी रहते हैं। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं ताऊ? सेलिब्रेट करना जो है किसी भी संस्कृति में कि एक उसका अहम हिस्सा होता है कि कोई अच्छी चीज हो रही हो, और शादी को, विवाह के संबंध को पूरी हर संस्कृति में बहुत पहले से सेलिब्रेट करने की रही है। उस दिन मिलजुल कर एक साथ खाने की, ऐसे की। लेकिन वो परंपरा से, जैसे पंजाबी शादियां जो है पूरे देश में अभी पंजाब लेवल की हो गई है ना। तो पंजाब के अपने कारण थे, वहां पे भी खुशी का माहौल सदियों तक नहीं रहा, चूंकि वहां पे बहुत सारे दुर्दांत हमलावर आते थे और वो रौंद कर चले जाते थे। तो छोटी छोटी खुशियों को एक बृहद स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू हो गई। बाकी जगहों पर भी बृहद स्तर पे होते थे, पर अब जो है वो संगीत समारोह और डांस और इत्यादि वो कॉमन हो गए पूरे देश में। मैंने कल ही एक वीडियो देखा जिसमें कि लोग शादी में डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें, मतलब हमारे यहाँ तो शादी में लोग, मामा जी जो बीन बजाने वाले होते थे, वो रुमाल से एक आदमी बीन बजाता था, दूसरा सांप की तरह लौटता था। अब ये सब कोरियोग्राफ्ड हो रहा है। पहले से लोग निर्धारित होते हैं, स्टेप्स निर्धारित होते हैं, सबके साथ शेयर किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। ये सब इसलिए कि सबकी तस्वीरें खींचती हैं। पहले एक वीडियो कैसेट होता था जिसमें मामा जी कपड़े गंदे करते नजर आते थे, वो अब जो है, चूंकि वो इंस्टाग्राम पे भी जाना है, वो फेसबुक पर जाना है, वो हमेशा के लिए सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के लिए प्रस्तुत होना है, तो इसके लिए तैयारी होती है कि सब कुछ अच्छा लगे, तो कोरियोग्राफ्ड होता है, सारे स्टेप्स निर्धारित होते हैं। पर ये भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और उसको समस्या नहीं बोलेंगे, मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया, पूरी दुनिया की परंपरा है। और हाँ, ये अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज है ये। मैं तो मामा जी वाली बात से एक याद आया, मैं मुरादाबाद गया था एक शादी में, तो एक ना बारात की रवानगी से 1-1.5 घंटे पहले का जो सीन होता है, तो उसमें एक मामा जी बहुत थोड़ा नहीं अतिरिक्त प्रसन्न थे, तो अतिरिक्त बहक रहे थे, बाइक लेके उधर निकल लिए, 4 लड़कों को कह दिया, कुछ उसमें अपशब्द भी कह दिया पारिवारिक माहौल में, और जो तो उनको किसी ने टोक दिया, किसी बुजुर्ग ने। अब मामा जी को लग गया बुरा, तो वो बाहर वहां खटिया बैठे और जो कपड़ा पहने थे, कपड़ा निकाल दिए और फिर बनियान फाड़ लिए कि हम जाएंगे।
मामाओं हाँ। का वो है, वो नॉस्टैल्जिया, वो याद आता है, वो यहाँ नहीं मिलता अब इन शहरी। हाँ, मामा थोड़ी नंगाई कर सकते हैं, फूफा ऊफा नहीं कर पाते हैं क्योंकि दामाद होते हैं, तो हाँ, फूफा हाँ। ऊफा जो है वो बड़े जीजा फूफा ये सब रूठ जाते हैं, मामा नंगाई पे उतर आते हैं, तो ये सब होता है। लेकिन दो तीन चीजें हैं इसमें जो ध्यान देनी चाहिए। एक तो ये है कि ये जो पूरा साउथ एशिया है, ये सेलिब्रेशंस का, फेस्टिवल्स का एक तरह से एपिसेंटर रहा है हमेशा से। किसी भी और जातीय या भौगोलिक संस्कृति के लोगों के बीच इतने सारे पर्व, व्रत, त्योहार और संस्कार आपको नहीं मिलेंगे जितने कि यहाँ पे हैं। काल भेदन है ना, मुंडन और यज्ञोपवीत है ना, तो हमारे यहाँ तो है ना अंतिम संस्कार भी अंतिम संस्कार, वो संस्कार है, और अंतिम कर्म क्रियाकर्म जो है, मृत्यु भोज भी एक भोज है, शांति भोज उसे कहते हैं आजकल। मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, शांति से उसको कह देते हैं। प्रीति भोज और शांति भोज दो तरह के कार्ड आपके हमारे घर आते हैं। तो एक तो हमारी ये बीमारी है कि हम हर चीज को सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैंने पहले बताया है कि आप बनारस में कभी मुर्दों को मणिकर्णिका जाते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति अपनी शादी में इतने उत्साह से नहीं ले गया होगा जैसे कि वो शमशान ले जाया जा रहा है। एकदम कंधे पे आधा फीट उछलती हुई उसकी अर्थी होती है, और लोग उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जोश से नारे लगा रहे थे, राम नाम सत्य है। मतलब उसमें कोई वो रुदाली वाली भाव भूमिका नहीं होती जैसे कि सिनेमा में आपको दिखाई देती है कि अमिताभ बच्चन मटका पकड़े हुए हैं और गर्दन झुकी हुई है और एक आदमी बहुत धीरे धीरे शब्दों में राम नाम सत्य है बोल रहा है। तो वो नहीं है छवियां। तो छवियां ये है कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हमारे यहाँ फूट के भरा हुआ है। मौसम भी है, अनाज भी है, फसलें भी हैं, सूरज भी है, चंदा भी है, कई कारण है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इस सेलिब्रेशन के बाद अभी जो स्वरूप है इन सेलिब्रेशंस का, और जो अब से 3 दशक 4 दशक पहले तक स्वरूप रहा है, आप उसको पाएंगे तो आप पाएंगे कि कहां पे चेंज हुआ है। देखिए, मार्केट केवल डिमांड पे काम नहीं करता है, मार्केट प्राइड पे भी काम करता है। इसलिए अगर आप अपने पिताजी की शादी की फोटो देखेंगे या उनके पिताजी की शादी की किस्से सुनेंगे और अगर तस्वीर खींची होगी तो उसके बारे में उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कमीज पैंट पहन के, कुर्ता पजामा पहन कर के शादी हो जाती थी। एक मौर किया जाता था, एक पगड़ी हो जाती थी, या कोई टोपी ओपी पहना दी जाती थी, वो इसलिए कि भीड़ में आइडेंटिफाई हो जाए। और ये सारे संस्कार जो है ये एक तरह से कम्युनिटी में बताने का भी एक तरीका होते थे। पहले की शादियां, उसमें या तो शादियां सिंपल हो रही होती थी और या फिर बहुत लैविश हो रही होती थी, और वो प्राइड से जुड़ी हुई होती थी, जिसमें जागीरदार, बड़ी जातियां, बड़े पैसे वाले लोग पूरे गांव को, पूरी जवार को न्योता देते थे, सबको खिलाते थे। और वो एक शो ऑफ भी होता था कि भले ही 22 खेत गिरवी रख करके वो खिलवाएं, लेकिन वो खिलवाते थे, है ना, ये दिखाने के लिए कि हम हल्के नहीं हैं। तो ये एक अवसर भी होता था अपनी प्राइड को रिस्टोर कराने का, अपने स्टेटस को रिस्टोर कराने का। एक सवाल जोड़ देता हूं, फिर आप आगे बोलिएगा कि जैसे कुछ लोगों के संबंध में ना कुछ ऐसा लगता है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि बिटिया का ब्याह अच्छे से करा दें। वो उनके जीवन के सारे काम, कैलकुलेशंस, कब वो वाली जमीन खरीद के बेच लेंगे, या वो मकान पुराना है उसको उस वाली बिटिया के ब्याह में बेच के उस वाली बिटिया की शादी कर लेंगे। मेरे एक मित्र से मेरी बात हो रही थी शादी और इसको लेकर के, तो वो बड़ी लेविश शादियों के पक्ष में थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि खुशी की बात, इससे खुशी मिलती है, आप और आपका परिवार खुश महसूस करते हैं। तो मैंने उनको, मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स दूसरा था, तो वो शो ऑफ वाला आर्ग्यूमेंट बाय नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ये जीवन में एक ही बार होती है कि शादी होती है, पिता की तमन्ना है, माँ की तमन्ना है, आपकी स्वयं की तमन्ना है कि शादी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसके बारे में उसके जिक्र, उसके चर्चे होने चाहिए, और जब लोग प्रसन्न होते हैं उस आयोजन में आके तो लोगों को खुशी मिलती है। पर वो खुशी इतनी लेविश करा के ही कि हमें कर्ज लेकर के भले ही करना पड़े, मकान बेच करके करना पड़े, और अपनी स्थिति बहुत खराब रहे, गाड़ी गिफ्ट में दे रहे हैं दामाद जी को, खुद आज तक बाइक से ही चल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो, हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि ग्रंथ यहीं पे है, जो कमजोर कड़ी है कि दुनिया भर में शादियां होती हैं, तो शादी तो एक ही बार होती है ना सबकी। अंग्रेज भी एक ही बार शादी करता है,
और जो तमाम सारा इस्लामिक कंट्रीज हैं, सिख हैं, ये सारे के सारे लोग एक ही बार शादी करते हैं। हम भी, हिंदू भी एक बार शादी करते हैं, जैन और बौद्ध भी एक ही बार शादी करते हैं, पारसी भी एक ही बार शादी करते हैं अमूमन प्राय। पहले एक जमाना था लोग कई शादियां भी कर लेते थे, उसके पीछे की वजह और है, उन पे फिर कभी जाएंगे, अर्ली इंडियंस खोलेंगे तब बैठेंगे टोनी जोसेफ के साथ। तो लेकिन अभी तो ये है ना कि ये बिल्कुल प्राइड का मामला है, ये बिल्कुल स्टेटस का मामला है। अदरवाइज आपको, आपकी बेटी ने नहीं कहा कि आपको मेरी शादी बहुत धूमधाम से करनी है, लेकिन आप अपने एक सोशल स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं या उसको एनहांस करना चाहते हैं, इसलिए आप शादियों पे इतना व्यय करते हैं। अगर आपको वाकई बेटी की इतनी चिंता है तो आपने जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए जोड़ा है, उठा करके वो बेटी को फिक्स डिपॉजिट में दे दीजिए और उसको एक जोड़े में विदा कर दीजिए कि ये पैसा तुम्हारे लिए जोड़ा था, तुमको हम विदा कर रहे हैं, तुमसे हमारा बहुत स्नेह था, तुम दूसरे घर जा रही हो, अब हमारे घर नहीं रहोगी, वहां पे कोई आफत आए, आपदा आए, हो सकता है हम तक बात ना पहुंचे, ये लो बिटिया तुम्हारी एक मजबूती के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन हम वो नहीं करते, हम उसको अपनी प्राइड से जोड़ते हैं और बेटी के नाम पे या बेटे के नाम पे हम दरअसल अपनी पीठ खुजा रहे होते हैं, हम अपनी प्राइड को वहां पे शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो एक तो ये बीमारी है, और ये बीमारी और कुत्सित और विकृत तब हो जाती है जब इसमें बाजार घुस जाता है और बाजार इसी प्राइड से खेलने लगता है। आप इसको इस तरह से समझें कि आज मध्यम वर्गीय हर परिवार, हर लड़का अपने आप को राजा साहब जोधपुर के समकक्ष रख के विवाह में देखता है। ये शेरवानियां, ये टोपियां, ये हाथ में शरबतों के गिलास लेके चलते हुए पगड़ी वाले दरबान और वेटर, ये झूमर टंगे हुए बड़े बड़े पंडाल, है ना, पानी गिराते हुए हाथी, नर्तकियों के पोज में स्वागत के बने हुए तोरणद्वार, है ना, तरह तरह के पुष्प, तरह तरह की बल्लरियां, तरह तरह के दीप, तरह तरह की प्रकाश व्यवस्थाएं, नाचने गाने का इंतजाम, बारात को जुलूस की तरह लेके निकलना, ये सारी की सारी परंपरा, रथ पे बैठ करके जाना, ये सारी की सारी चीजें हमने वहीं से अडॉप्ट की हैं। और सिनेमा ने, बाजार ने, दोनों ने, सिनेमा इसका माध्यम बना इसको लोगों को इमेजेस दिखाने के लिए, और क्योंकि बाजार को उसमें अवसर दिख रहा था तो उसने इसको दिखाया। एक पूरा मार्केट है शादी का, एक पूरी दुकान है शादी की। और आज जिसने कभी जोधपुर में पैर नहीं रखा वो जोधपुर के राजा की तरह अपनी शादी करना चाहता है। हर आदमी महाराजा स्वीट में हनीमून मनाने जाना चाहता है ना। वो चाहता है कि उम्मेद भवन में या ये आपका आमेर पैलेस में इस तरह से उसका जो है कमरा बुक हो, वहां पे शादी हो रही हो। तो बाजार ने चीजों को इस तरह से पैकेज करके बेचा है, उसने शादियों को वैसे ही दिखाया है, उसने शादियों को वैसे ही करवाया है पर्दे पर, और उसको देख देख करके आप, फिर वही संकट है, चाक्षुष उद्दीपन होता गया और संक्रमण शादियां ऐसे होती गई। तो ये इंसेफेलाइटिस की तरह है, आंख से आंख टकराती है और आंख से आंख तक आंख पहुंच जाती है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि मतलब ओवरऑल सब इस पे बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब देख के बुरा लगता है, ये भव्यता जो है शादियों की, लेकिन शादियों के आयोजन के जो अपने अनुभव है, मतलब उसको बहुत प्राथमिकता देने की और उसको एक जीवन की बड़ी घटना मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके जो अच्छी चीजें हैं उसमें ये कि भाई अलग अलग रिश्तेदारों वो बिंब है, वो बिंब है, लेकिन वो बिंब खंडित हो गए हैं, उन बिंबों का कोई वजूद बचा नहीं है। ये बिंब, पुराने बिंब ज्यादा खूबसूरत थे, आज की बिंब कुलदीप खूबसूरत नहीं है। तुम्हारी दाढ़ी भी काली है तो तुमको नॉस्टैल्जिया में नहीं जाना चाहिए, हम लोग जाने लग गए हैं, हम लोग का स्वागत। तो इसको इस तरह से समझो कि पहले हमारे घर में भी, मुझे याद है कि हमारे ताऊ की बिटिया सबसे बड़ी थी, उनका विवाह जब हुआ तो उनके विवाह के लिए बुआ वगैरह हमारी 10 दिन पहले से 15 दिन पहले से गांव आ गई, और पुराने घर की लिपाई, उसकी दीवारों में 6-6 फीट तक गेरू लगना, अनाज का साफ होना, गेहूं पछोर के धो के सुखवा के चक्कियों पे पिसवाना, शक्कर का पिसा जाना, चावल बीन के तैयार करना, दालों को तैयार करना, लड़की के कपड़े, है ना, उसकी चुनरी की लेस, बेल बूटा, सारा काम, जरी का सारा काम, ये सारी चीजें घर पे होती थी। और में क्या क्या लगेगा, अगवानी में क्या क्या लगेगा, कलश कैसे सजाए जाएंगे, है ना, बिटिया के डलवा कैसे बनेंगे, डलिया के ऊपर बॉर्डर लगना है कि नहीं, चमकीला लगना है, सिल्वर वाला लगाएं,
कि गोल्डन वाला लगाएं। इन सारी चीजों पे अरबी कागज, पतंगी कागज, बासी कागज, सफेद कागज, ट्रेसिंग पेपर, है ना, इस तरह की सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था होती थी और इसमें लोग लगते थे। अब सब कुछ बुक है। उस बुआ से शादी में आप बात ही नहीं कर पाते हैं जो अब आती है। शादी के आगे और बाद आप उस बुआ से रोज लंतरानी करते हैं। इनके आते ही दिमाग खराब हो गए हैं बुआ जी। पापा चाय बना रहे हैं, ये 8 बजे से पहले उठती ही नहीं है। ये हो रहा है व्हाट्सएप पे। तो वो बुआ जो आपको साल भर में या तो राखी पे मिलती थी या फिर शादियों में मिलती थी, वो बुआ अब बहुत इजीली एक्सेसिबल है। हमारे अवध के गांवों में जो आप बात कह रहे थे ना कि शादियां होती थी तो पूरे गांव भर से कि अरे कढ़ाई तो वो उनके यहाँ है, वहां से कढ़ाई आ जाएगी। चार खटिया व्यवस्था कर ली है। आटे को मलने के लिए, आटे का वो बनाने के लिए गांव भर के मर्द, आटा लगाने के लिए, आटा लगाना आटा लगाने के लिए गांव के मर्द, उसमें भी 2 तरह के लोग रहते थे। ओबीसीज उसका रॉ काम करते थे और अपर कास्ट फैमिलीज में, और अपर कास्ट उसको बेल के तैयार करने का या इस तरह का काम करते थे। पूरी वही छानता था। पूरी वही छानता। पूरा तो हम लोग के पंडितों में तो पंडित ही पूरी छानता है और पुरुष ही छानता है। तो ये क्या अच्छी चीज है, पुरुषों से काम लेना चाहिए। कभी कभी महिलाएं रोज छान छान के परेशान रहती हैं और वो बाकी चीजें छान रहे होते हैं, पुरुष जो होते हैं। शहरों में अलग होता है, इसमें तेरा आटा, इसमें मेरा जाता ठीक है, मैं तो बर्गर खाता, इसमें तेरा आटा। तो ये है। तो शादियों के बिंब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बिंब भी कमजोर हुए हैं और हम लोग कभी इन बिंबों पे अलग से बात करेंगे। साल का मौसम आने दो, गर्मियों में जब आम के बहुत छोटी अमियों में कन्वर्ट होने लगेंगे और लगन शुरू हो जाएगी, तो हम लोग एक पूरा एपिसोड केवल शादियों पे करेंगे। द फैट इंडियन वेडिंग्स वी विल टॉक। न्योता वाले श्रोता में जो चिट्ठी पर जिस पर आज बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं बस जिक्र कर दे रहा हूं। धर्मशाह धर्मा जी ने ये चिट्ठी लिखी है धोरू गांव से, जिला जोधपुर से, और इन्होंने लिखा है खम्मा घड़ी, राम राम साहब, बाबा ताऊ और कुलदीप भैया, इनको भी राम राम। हाँ, इस सोमवार को 3 ताल में पान पर जो बातचीत हुई बहुत शानदार लगी और हमें सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी चीज पर इतनी अच्छी बातचीत हो सकती है। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है, जिस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे, वो ये कि व्यापार में मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी क्षेत्र के लोग ही इतने ज्यादा सफल क्यों हैं, और ये देश के हर इलाके में हो, चाहे बंगाल हो या असम हो या मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हर तरफ कारोबार के क्षेत्र में। मार्स पे हम गए नहीं हैं, पर हाँ, इस पे जाएंगे कभी। ये अच्छा विषय है और इसमें मार्स पे कोई गया तो वहां मिल जाएगा। आ गए, आसमान लाए हो, जमीन पर रख दो। एक बिजार स्टोरी ले लेते हैं। हाँ, कोई बिजारो तेजक। तो बिजारो तेजक ये है कि अंधविश्वास से जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये मामला सामने आया। हुआ ये कि झाड़ू लगाने के दौरान एक व्यक्ति को ऐसे एक सफेद चीज दिखाई दी, वो तो आधी ऐसे जमीन में गड़ी हुई, और उसने थोड़ी सी ऐसे मिट्टी हटाई तो वो गोल थी, वो उसका शेप। उसने ज्यादा मिट्टी हटाई नहीं और उसने सूचना दे दी पूरे गांव वालों को। पूरा गांव जुट गया और सुबह से लेकर दोपहर तक शिवलिंग समझकर पूजा होती रही। हाँ, और फिर किसी ने उसमें थोड़ी लकड़ी उकड़ी लगा दी और थोड़ा वो खुद गया तो ज्यादा तेल व पानी और दूध चढ़ गया। तो उसके बाद समझ में आया कि वो दरअसल एक एलईडी बल्ब था। और जब ये समझ में आया तो लोग शर्म से, उसमें कनेक्शन नहीं था, नहीं तो त्रिनेत्र होता वो। तो वही ऑफ कोर्स लोग फिर शर्म से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, और जो अंधविश्वास को नहीं मानते वो हंसी नहीं रोक पा रहे। स्फटिक का शिवलिंग है वो। अरे वहां पे वो भी आया है कि क्या क्या वो चढ़ा है वहां पे। तो जल और दूध के अलावा, मतलब ये सुबह से दोपहर तक में हुआ, जल और दूध तो लोगों ने चढ़ाया ही। जितना चढ़ावा टोटल आया करीब 1500 रुपए उस पर आ चुके। बहुत बढ़िया। तो बाद में वो ये हुआ कि चलो अब ये तो है नहीं शिवलिंग, तो ये रुपए शनि मंदिर में दान दे दो। नहीं, पर जब कंकर में शंकर हैं तो फिर बल्ब में क्यों नहीं हो सकते। और आस्था तो पत्थर में ही मानती है कि कोई भी पत्थर, शीशा, कुछ भी निकल आए
तो हमने देवता मान लिया तो उसमें प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है, और चंदनम समर्पयामि तो होगा ही, है ना। इस्लाम भी नहीं मानता कि पत्थर में कुछ होता है, लेकिन वो शैतान को कंकर मारते ही हैं। जो कंकर से शैतान एक पत्थर है। अगर कोई पत्थर शैतान हो सकता है तो भगवान भी हो सकता है, और यहाँ पर तो भगवान नहीं। तो विश्वास और अंधविश्वास में फर्क इतना ही है कि आप विश्वास करें कि ये एलईडी बल्ब है और इसमें दैवी शक्ति है, तो उसमें दैवी शक्ति आ सकती है। और उससे आप उससे अगर कुछ मांगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं उस बल्ब की तरफ से कि 50% बातें तो मांगे तो पूरी हो जाएंगी, आपकी मनोकामना, है ना। मान लिया। हाँ, जैसे आपने मांगा कि भगवान लड़का दियो, है ना, तो 50% लोगों को लड़के होंगे। हाँ, तो अगर इजराइल नहीं गए तो 50% को तो होगा ही। इजराइल चले गए हैं तो हो सकता है कि सब लड़कियां हों या मुर्गियां हों, इस तरह से। लेकिन तो अंधविश्वास मुर्गियों का ये है, मुर्गियां जनसंख्या नियंत्रण कर सकती हैं। जैसे अंडे देती हैं तो कुछ तो अंडे ही खा जाते हैं लोग, है ना। अगर मनुष्य अंडे देते तो बहुत सारे इस दुनिया में बच्चे नहीं होते। हैचिंग करनी पड़ती, कौन 6 महीने बैठेगा उसके ऊपर। हाँ, ये तो ये बहुत बड़ी बात। हाँ, पुरुष तो बच्चे को खिलाने छोड़ दो, 1 घंटे तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको हैच करना पड़ता है। तो मुसीबत हो जाती है। वो हैच ना कर रहे हो तो कैच कर रहे होते। नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब ये सारा का सारा मामला ही रोशनी का है। तो दिमाग की बत्ती जलती है तो उजाला होता है। और हरिशंकर प्रसाद ने ओशो के लिए एक बात कही थी कि एक आदमी था जो टॉर्च बेचता था, और फिर वो विदेश गया और वापस आया तब भी वो टॉर्च ही बेच रहा था। तो दूसरी तरह की टॉर्च बेच रहा था, लाइट दिखा रहा था। तो इन्होंने भी टॉर्च बेचने की कोशिश की, लेकिन वो बल्ब साबित हो, मतलब बाद में वो उसका पलिता निकल गया। एक ही चीज इसमें है कि जो ताऊ ने कह दी, और उसी के साथ मैं अपनी टिप्पणी खत्म करूंगा कि आस्था का यही संकट है कि वो मृत चीजों में प्राण प्रतिष्ठा करती है, और प्राण पाए हुए जीवों में वो उनको पत्थर मानती है, उनको प्रस्तर मानती है। तो चलते फिरते लोगों को, और ये जो कंट्रास्ट है आस्था का, यही आस्था के चमत्कार की बुनियाद है। बाकी सारे चमत्कार इसी पे होते हैं, मरे को जिंदा और जिंदा को मरे साबित करने में। तो अगर आप जिंदा हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके भगवान घोषित होने की संभावना बहुत कम है। आप अपनी तरफ से भगवान घोषित करवा लेंगे तो उसमें आशाराम और ये राम रहीम जैसे बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन आस्था जो है वो ये रिस्क लेती नहीं है, और वो मरी हुई चीजों में ही प्राण प्रतिष्ठा करती है। लोग कह रहे हैं अपनी तरफ से भगवान घोषित करने में सचिन तेंदुलकर वाला खतरा भी है। ये नया आया है अभी, बल्ले बल्ले है। वो एक बड़ी, आप तस्वीर याद होगी, पता नहीं किसी मंदिर के बाहर की तस्वीर थी, जो आजकल आर्टिस्टिक डस्टबिन नहीं आने लगे हैं कि वो किसी की शेप में बना दिए जाते हैं, पत्थर या किसी सीमेंट की, और तो कोई महिला जाते हुए उसको तिलक लगा गई। हाँ, वो कंगारू वाले बनते हैं आजकल। हाँ, कंगारू वाले, हाँ, डालना होता है तो वो उसको भी टीका लगा के, अगरबत्ती दिखा के, पैर छू करके एकदम शाम तक वो पूरा माथा लाल हो गया। माथा लाल और पेट भर गया, फूल और द्रव्य से, इलायची, दाना, पेड़ा, सब कुछ उसके पेट में था, नारियल का खोखा। तो ये तो है, ठीक है। यही नांग बिकारा संस्कृत का सूत्र है। हाँ, यही खत्म करते हैं 3 ताल का ये एपिसोड। आज तक रेडियो पर हर सोमवार को 3 ताल आता है, जिसे हम कभी शुक्रवार को रिकॉर्ड करते हैं, कभी शनिवार को, कभी सोमवार को ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। ताऊ, जाते जाते कुछ कहा जाए? हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि radio@aajtak.com पे हमको ईमेल जरूर करें, और ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप क्या सुनना चाहेंगे इसमें ये बताएं। और अपने, जैसा हमने शुरू में कहा था वैसा दोबारा कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ उनको व्हाट्सएप कर दीजिए इसका लिंक, ताकि वो भी सुन पाएं। और जो कुछ आपने इससे लिया, और अगर मनी मन कोसा भी है तो वो भी
पास ऑन कर दीजिए, सबको बता दीजिए जितना, और यही हमारी आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 लोग यहाँ पर बात करते हैं और चूंकि सामने आप नहीं होते, हम न्योता वाला श्रोता की शुरुआत करेंगे थोड़े दिनों में, तो चूंकि सामने नहीं होते तो हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि आपको क्या अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आगे और बेहतर कर पाएं इसको। बिल्कुल। और 2 तारीखों पे ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका। पहला ध्यान तो 14 तारीख पे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। इस दिन मातृपितृ दिवस नहीं होता है, इस दिन तुलसी पूजन दिवस भी नहीं होता है, और इस दिन कतई राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़ाए गए थे। तो इस तरह की अगर पोस्ट आए तो कृपया उन पे यकीन ना करें, और इसको मनाए ना मनाए, ये बहुत अप्रासंगिक चीज है, मनाने वाले बाजार के ट्रैप में हैं, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर। लेकिन इसको किसी महापुरुष के साथ में या किसी शहीद या किसी बलिदानी के साथ जोड़ के इसका मटिया मेट ना करें। मातृपितृ दिवस हर दिन मनाते रहे। दूसरी तारीख है इस वर्ष 11 फरवरी की, और उस दिन है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या स्नान के लिए बड़ी तिथियों में से एक है। कार्तिक का स्नान, मौनी का स्नान, मकर का स्नान, ये सारे बड़े स्नान होते हैं उत्तर भारतीय परंपरा में। 11 फरवरी बृहस्पतिवार को मौनी अमावस्या का स्नान है। नहाएं, घर में नहाएं, नदी तक जा सकते हैं तो नदी तक जाएं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जब बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत सारा मौन है, उस मौन को सुने, उस मौन के शब्दों को समझें, और उस मौन को अपने अंदर या लोगों के अंदर पहचान के उसके बारे में बात करें। मौनी पर समाज की एक बड़ी आबादी और समाज की बड़ी समस्याओं के मौन जो अनुत्तरित हैं, अनकहे हैं, उनके प्रति आप सजग हों। ईश्वर आपको उस मौन को समझने की और बरतने की सलाहियत दे, ये मेरी आप लोगों से कामना है। जयराम जी की। हाँ, वो है ना, एक पता नहीं किसका लिखा हुआ भी याद नहीं आ रहा, जब शब्द सामर्थ्य खो बैठते हैं तब मौन बोलता है। तो यहीं पे 3 ताल खत्म करते हैं, और सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा प्लीज, कि बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं पिछले 2-3 एपिसोड से, और वो सवालों का सिलसिला रहेगा तो फिर मजा आता रहेगा। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। ताऊ बाबा और कुलदीप सरदार की ओर से नमस्कार। नमस्कार। जय हो, जय हो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए।